हेलो फ्रेंड, पीआर नोवेल सीरीज़ पे आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर आपको सुनने मिलेगा लव स्टोरी, हार्ट स्टॉपिंग ड्रामा, रोमांस, थ्रिलिंग फैंटेसी, रिवेंज स्टोरीज। अगर स्टोरी आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। आर्यन इस समय पूरी तरह से भूल चुका था कि यहाँ पर सिद्धार्थ उसका बॉस है, बल्कि वो एक दोस्त की तरह से बात कर रहा था। जिसे सुनने के बाद सिद्धार्थ गहरी सांस लेते हुए बोला, वह सब मैं तेरे को बाद में बताऊंगा, पहले उसे ढूंढ। वह कहाँ है? जिसके बाद आर्यन तुरंत थे कंट्रोल रूम की तरह भागता है, क्योंकि इतने बड़े ऑफिस में एक एक करके सोना को ढूंढ पाना पॉसिबल नहीं था। आर्यन तुरंत ही हर जगह किसी से टीवी कैमरे को छान मारता है। तभी उसकी नज़र सोना के ऊपर वाले फ्लो में लास्ट टाइम सोना नजर आती है, जो जनरल लिफ्ट का यूज करती है, और उस जनरल लिफ्ट में जाता देखकर आर्यन अपना सर पकड़ लेता है, क्योंकि इस कंपनी के सभी एम्प्लॉइज को जनरल लिफ्ट से सिद्धार्थ के ऊपर वाले फ्लो तक जाना माना था, क्योंकि वो लिफ्ट सिद्धार्थ के ऊपर वाले फ्लो पर जाने के बाद वहां से आने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती थी, और उसकी अभी सर्विसिंग चल रही थी, जिसके वजह से उसे कोई भी उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। पर सोना इस लिफ्ट में घुसी थी। ये देखकर आर्यन भगत हुआ सिद्धार्थ के पास आता है, और फिर वो उसे बताता है कि सोना ने जनरल लिफ्ट यूज किया है, जिसे सुनने के बाद सिद्धार्थ एकदम से भड़क उठता है। और फिर वह आर्यन की तरफ देखते हुए बोला, मैंने तुझे कितनी बार कहा था कि वहां पर प्लॉस के साइन लगा दे, ताकि कोई यूज ना करे उसे, देखा फंस गई थी ना वो। सिद्धार्थ को अब डर लग रहा था, ना जाने सोना किस हाल में होगी। वो आर्यन की तरफ देखते हुए बोला, तुरंत ही मैकेनिक को कॉल करो और कहो लिफ्ट का डोर खोले। आई एम श्योर कि वह उसे लिफ्ट में फंसी हुई है। सिद्धार्थ अब कुछ पल रुककर आर्यन की तरफ देखा है, और फिर से आर्यन से सवाल करता है, क्या वो उस लिफ्ट में अकेली है? सिद्धार्थ के ऐसे पूछने पर आर्यन कुछ पल को उसकी तरफ देखता है, और फिर तुरंत अपने सर को ना में हिला देती उसके ना बोलने के बाद फिर से हैरानी से बोली, तो और कौन बेवकूफ उसके साथ बेवकूफ़ी करने उस लिफ्ट में गया है? सिद्धार्थ के बात सुनकर आर्यन परेशान होते हुए बोला, मिस्टर आर्यन उस लिफ्ट में भाभी के साथ है, क्योंकि लास्ट टाइम वह ऊपर वाले फ्लो पर ही थी, और शायद वह भाभी के साथ ही नीचे आ रहे हो, और वह उसी में फंस गए हैं। आर्यन की बात सुनकर सिद्धार्थ हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, पर वह तो चला गया था ना? हाँ, वह चले गए थे, पर वह जब मैं मीटिंग के कुछ फाइल्स लेने आया था तब वो वापस आए थे, और वह मीटिंग रूम में अपना फ़ोन भूल गए थे, बस उसे ही लेने आए थे, पर पता नहीं वह ऊपर क्यों गए थे, और फिर उन्होंने जनरल लिफ्ट क्यों यूज़ किया। सिद्धार्थ का माथा फटा जा रहा था। वह तुरंत ही आर्यन की तरफ देखते हुए बोला, इन सब का फैसला बाद में होगा, पहले उससे लिफ्ट को खुलवाओ, अगर मेरी सोना को कुछ भी हुआ तो कोई भी सर्विसिंग स्टाफ जिंदा नहीं बचेगा। सिद्धार्थ की बात सुनकर आर्यन डरा तो था, लेकिन पर फिर वह गुस्से से उसे घूरता हुआ सीधा वहां से भाग आता है। इधर लिफ्ट के अंदर सोने के रोते रोते हालत खराब हो चुकी थी। आरिश उसे जितना संभालने की कोशिश कर रहा था, उसका रोना उतना ही ज्यादा बढ़ता जा रहा था, और उसे इतना ज्यादा रोता हुआ देखकर और उसकी फूलते हुए सांसों को देखने के बाद और आरिश कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता, और फिर वह उसके छोटे से चेहरे को अपने हथेलियां में थामकर धीरे से अपनी आंखें खोलता है, और अगले ही पल उसके होठ सोना के होठों पर थे। सिद्धार्थ सोना को सीपीआर देना शुरू कर देता है, क्योंकि इसके अलावा और उसके पास कोई रास्ता नहीं था। इधर सोना तुरंत ही अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आरिश की तरफ देखती है, और पर अगले ही पर वो अपनी आंखें बंद करके और भी कसकर आरिश से लिपट जाती हैं। वही आरिश दुनिया जहां को भूल सोने के चेहरे को अपने हथेलियां में थामे सोना को तब तक सीपीआर देता है जब तक सोना नॉर्मल नहीं हो जाती है। अभी आरिश सोने को सीपीआर दे भी रहा था, उसे सोना की नॉर्मल सांसें महसूस होने लगती है। सोना को नॉर्मल होता हुआ देखकर आरिश भी गहरी सांस लेते हुए सोने के होठों को अपने होठों से आज़ाद करता है, और फिर सोना के लाल चेहरे की तरफ देखने लगता है। इधर बाहर सिद्धार्थ लिफ्ट से कुछ दूरी पर खड़ा था। वही मैकेनिक्स लिफ्ट खोलने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर के मशक्कत के बाद और कोशिश के बाद फाइनली लेफ्ट खुल ही जाती है। लिफ्ट जैसे ही खुलता है, सिद्धार्थ तुरंत ही लेफ्ट के सामने आता है, और वह अंदर का नज़ारा देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि आरिश गहरी गहरी सांस ले रहा था और सोना उसकी बाहों में पूरी तरह से उससे लिपटी हुई उसकी गोद में बैठी हुई थी। सोना की हालत देखते हुए सिद्धार्थ बुरी तरह से चौंक जाता है, और वह तुरंत लिफ्ट के अंदर जाते हुए सोना को आरिश के गोद से ले लेता है। वही आरिश भी खुद को संभालते हुए खड़ा होता है, क्योंकि इतनी देर में अब उसकी भी सांस फूलने लगी थी। पर वह तो अच्छा हुआ था कि उसने सोने को सुला दिया था और खुद को काबू करके होश में रखने की कोशिश कर रहा था, वरना थोड़ी सी और देर होती तो पक्का वह बेहोश हो चुका होता। आरिश भी खुद को संभाल के सिद्धार्थ के पीछे पीछे बाहर आता है, और फिर वह सिद्धार्थ की तरफ देखता है, जो कि वहीं पर नीचे बैठकर सोना के चेहरे को थपथपाते हुए उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। तभी आरिश सिद्धार्थ को रोकते हुए बोला है, रिलैक्स, उसे कुछ नहीं हुआ है, वो बस सो गई है, तुम इसे ले जाकर अपने केबिन में थोड़ी देर रेस्ट करने दे दो, जब यह उठेगी तो खुद फ्रेश फील करेगी, अभी मत जगाओ इसे। आरिश के बात सुनकर सिद्धार्थ कंफ्यूजन भरी नज़र से उसकी तरफ देखता है, और फिर वह सोना को अपनी गोद में उठाकर आरिश की तरफ देखते हुए अपने धीमे से आवाज में बोला, थैंक यू मेरी सोना को प्रोटेक्ट करने के लिए। आरिश, जो कि अब तक अच्छा फील कर रहा था, सिद्धार्थ के मुंह से मेरी सोना सुनने के बाद उसका दिमाग एक बार फिर से सटक जाता है, और वह बिना कुछ बोले हैं वहां से चला जाता है। वही सिद्धार्थ जब आरिश को इस तरह से बिना कुछ बोल जाता हुआ देखता है तो उसका मुंह बन जाता है,
एक तो वह इस लड़के से थैंक यू कह रहा था, ऊपर से ये लड़का इस तरह से भाव खा रहा था जैसे ये लड़की हो और सिद्धार्थ उसे प्रपोज कर रहा हो। सिद्धांत भी अपना मुंह बनाते हुए सोना को लेकर अपने केबिन में चला आता है और वह धीरे से सोफे पर सोने को लेटाता है और वही उसके पास बैठ जाता है। थोड़ी देर पहले जब उसे पता चला था कि सोना लिफ्ट में फंस गई है, उसके दिल की धड़कन शांत होने को तैयार ही नहीं हो रही थी। वह पागलों जैसा धड़के ही जा रहा था। अगर थोड़ी देर और सोना उस लिफ्ट में फंसी हुई रहती तो इधर सिद्धार्थ के जान निकल जाती है। वह बहुत ही गौर से सोना को देखे जा रहा था। आज तो इस लड़की ने उसके आधी जान निकल ही ली थी। सिद्धार्थ आगे बढ़कर धीरे से सोना के माथे पर किस करता है और फिर वह उसके माथे से अपना माथा जोड़ते हुए बोला, बेवकूफ़ लड़की, तुमने तो आज मेरी जान ही निकल ली थी। कोई ऐसा करता है क्या? पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। कब तुम बड़ी होगी? बस तुम्हारी एज ही बढ़ रही है, बाकी बचपना अब भी तुम में पहले की तरह ही भरा हुआ है। गलती मेरी ही थी जो मैं तुम्हें अकेला छोड़ कर गया। इससे बढ़िया तो मैं तुम्हें मीटिंग रूम में लेकर चला जाता, वहाँ थोड़ी बहुत शैतानियाँ करती थी पर मेरी आंखों के सामने ही तो रहती ना। थोड़ा सा तुमसे दूर क्या हुआ, तुम तो अपनी जान लेने चली गई थी, पागल कहीं की। सिद्धार्थ भले ही सोना को डांट रहा था पर इसी जरिए वह अपने दर्द को भी अपने अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा था। वह डर जो कि सोना को उस लिफ्ट में इमेजिन करके हो रहा था। इधर आर्यन गुस्से से उस मैकेनिक की तरफ घूर घूर कर देख रहा था, क्योंकि यह सभी वही मैकेनिक थे जिसे लिफ्ट सर्विसिंग का टेंडर दिया गया था और इन लोगों के लापरवाही की वजह से आज सोना इस लिफ्ट में फंसी थी। अगर इन लोगों ने वहां नोटिस बोर्ड लगा दिया होता या फिर उन लोगों ने लिफ्ट को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया होता तो आज सोना उस लिफ्ट में जाती ही नहीं। उसका गुस्सा इस समय सभी पर बरस रहा था। वही सभी लाचारी से अपने सर को नीचे किए हुए चुपचाप उसकी बातें सुन रहे थे, क्योंकि वो सभी जान रहे थे कि उनसे गलती हुई थी। पर उन्हें क्या पता था कि इस कंपनी की मालकिन ही उस लिफ्ट में जाकर फंस जाएगी। यहाँ के सभी एम्प्लॉयज़ को पता था कि उस लिफ्ट को ज़्यादा ऊपर तक यूज़ नहीं करना है, बस नीचे के 3-4 फ्लो में ही यूज़ करना है। ज़्यादा से ज़्यादा वह लोग 12th फ्लोर पर सिद्धार्थ के केबिन तक जा सकते थे। उसके ऊपर उसे लिफ्ट को यूज़ करने के लिए पहले से ही साफ साफ मना किया गया था, क्योंकि वो लिफ्ट स्मूथली ऊपर चली तो जाती थी, फिर वहाँ से आते टाइम वह बीच बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती थी और कभी कभी तो वही होता था जो आज हुआ था। इसलिए कोई भी एम्प्लॉय इस लिफ्ट को यूज़ नहीं करना चाहता था, पर आज सोना ही उसमें जाकर फंस गई थी। आर्यन सब पर भड़कते हुए सबको वहां से भगा देता है, जिसके बाद वह लोग भी वहां से चले जाते हैं। इधर आर्यन गुस्से से लाल हुआ सीधा सिद्धार्थ के केबिन में आता है तो वह देखता है सोना इस समय सोफे पर सिद्धांत की गोद में अपना कर रखे हुए सो रही है। वहीं सिद्धार्थ धीरे धीरे उसके शहर को सहलाते हुए उसे देखे जा रहा है। सिद्धांत की तरफ देखते हुए और सोने की तरफ देखते हुए आर्यन गहरी सांस लेता है और फिर बिना कुछ बोले हैं वो केबिन से बाहर चला जाता है। इशारा आरिश अभी भी गहरी सांस लेते हुए अपनी कार को ड्राइव कर रहा था। आरिश की सांसें अभी भी भारी इसलिए थी क्योंकि पिछले 1.5 घंटे तक सोना उसकी बाहों में रही थी और इस चीज का एहसास पाने भर से उसकी पूरी बॉडी ऐसे कांप रही थी मानो उसकी बरसों की मन्नत पूरी हो गई हो। सोने की आज वह बचकानी बातें जिसे याद करते हुए आरिश के चेहरे पर स्माइल आ जा रही थी, पर जिस पल उसे सिद्धार्थ का मेरी सोना कहना याद आ रहा था उसके चेहरे के सारे स्माइल गायब हो जा रही थी और उसकी जगह एक गुस्सा उभार आ रही थी। आरिश कार को ड्राइव करता हुआ अब सीधा अपने ऑफिस आता है और फिर वह सीधा अपने केबिन में जाकर बैठ जाता है और उसकी नज़रें उस बड़े से पोस्ट पर आर्या की तस्वीर पर टिकी हुई थी। आर्या की तरफ देखते हुए वह खुद से ही बोला, ये तुमने ठीक नहीं किया वाइफी, अपनी यादों से ही तुमने मुझे दूर कर दिया। अब कैसे बुलाऊं मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में, तुमने तो सारे रास्ते ही बंद कर दिए हैं। उन यादों के सहारे ही तो मुझे एक उम्मीद मिली थी, पर तुमने तो उन यादों को ही कहीं दबा सा दिया है। कुछ तो इशारा दो मुझे वाइफी, जिससे मैं तुम तक पहुंच सकूं। कैसे अपनी बातें मैं साबित करूं? कैसे सबको बताऊं कि तुम उस सिद्धार्थ सिंघानिया की नहीं बल्कि मेरी हो? कैसे मैं तुम्हें बताऊं कि तुम मेरी हो? आरिश की आंखें नम होती चली जा रही थी। आज सोना उसकी बाहों में थी तो सही, पर किसी और की अमानत बनकर। वो उसकी अमानत बनकर उसके पास नहीं थी और आज उसने सोना को अपनी अमानत समझकर संभाला था, पर जैसे ही लिफ्ट खुली उसके हाथ वापस से खाली पड़ गए। आरिश अब अपनी आंखें बंद करके अपने सर को अपने चेहरे से टीका लेता है। शाम का समय, सोना की नींद खुल चुकी थी और अब वो सिद्धार्थ से ऐसे चिपकी हुई थी जैसे वह सिद्धार्थ को एक पल को भी खुद से दूर नहीं जाने देगी। वही सिद्धार्थ भी समझ रहा था कि सोना डरी हुई है, इसलिए वो उसे छोड़ने को तैयार नहीं हो रही है, जिस वजह से सिद्धार्थ भी उसे खुद से दूर करने की कोशिश नहीं करता है। वह भी उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था, पर सोना को बार बार याद आ रहा था जब वह लिफ्ट में फंसी थी और उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। पर जैसे ही उसे वह पल याद आता था जब आरिश ने उसे सीपीआर देने के लिए उसके होठों को अपने होठों से छुआ था, उसे पाल को याद करते हैं उसकी बॉडी सनसना जाती थी। उसने सब कुछ सिद्धार्थ को बताया था, पर उसने यह बात सिद्धार्थ को नहीं बताई थी कि आरिश ने उसे सीपीआर दिया है। पता नहीं क्यों, पर सोना का दिल नहीं मान रहा था कि वह ये बात सिद्धार्थ को बताएं। सोना जो कि हर छोटी से छोटी बात सिद्धार्थ से बताती थी, उससे शेयर करती थी, उससे कुछ भी नहीं छिपाती थी। उसने पहली बार यह बात सिद्धार्थ से छुपाई थी, ना जाने क्यों, पर उसका दिल इस चीज के लिए तैयार नहीं हो रहा था और उसने अपने दिल की बात मानते हुए ही सिद्धार्थ को यह बातें नहीं बताई थी। सिद्धार्थ सोना को लेकर अपने केबिन से बाहर आता है
और वह सीधा अपने प्राइवेट लिफ्ट में जाकर पार्किंग लोड का बटन प्रेस कर देता है, क्योंकि वह ग्राउंड फ्लोर से होते हुए पार्किंग में नहीं जाना चाहता था। सिद्धार्थ डायरेक्ट पार्किंग लोट में ही जाता है, जहां पर ड्राइवर पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। उसके आते ही वो सिद्धार्थ के लिए कार का डोर ओपन करता है, जिसे सिद्धार्थ सोना को अपनी गोद में लिए हुए ही कार में बैठ जाता है। सिद्धार्थ के कार में बैठते हैं, ड्राइवर भी अपनी सीट पर बैठता है और कार स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है। रात का समय आरिश इस समय अपने कमरे में बालकनी में बैठा हुआ था। वह झूले पर धीरे धीरे झूलते हुए ऊपर आसमान में चांद को निहार जा रहा था। आरिश के चेहरे पर इस समय कोई भाव नहीं थे, वही उसके हाथों में इस समय पेपर था। उसने बहुत ही मजबूती से उस पेपर को अपने मुट्ठियों में पकड़ रखा था। तभी अचानक से आरिश के बगल में रखा हुआ उसका फोन वाइब्रेट करने लगता है। फोन वाइब्रेशन से जैसे आरिश होश में आता है और वह तुरंत ही अपने फोन की तरफ देखता है, तो स्क्रीन पर शो हो रहे नंबर को देखकर वह तुरंत ही कॉल रिसीव कर लेता है। उसके कॉल रिसीव करते ही दूसरी तरफ से कुछ आवाज आती है जो कुछ कह रहा था। आरिश बहुत ही गौर से बिना कुछ बोले हैं दूसरी तरफ से आ रही बातों को सुन रहा था। थोड़ी देर तक लगातार बातें सुनने के बाद आरिश बस हम करके फोन काट देता है। उसके बाद अगले ही पल वह जाकर अपना मेल बॉक्स ओपन करता है और उसमें भेजे हुए कुछ रिपोर्टर्स वह पढ़ने लगता है। जैसे जैसे वह पढ़ता जा रहा था, उसकी आंखें धीरे धीरे डार्क होते जा रही थी। अभी अभी आरिश को फोन करने वाला कोई और नहीं बल्कि राघव था, और उसने ही आर्या की पूरी इन्फॉर्मेशन आरिश को मेल के थ्रू ट्रांसफर की थी, क्योंकि आरिश ने कहा था कि आज रात से पहले उसे आर्या की हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। हालांकि आर्या की जितनी भी इन्फॉर्मेशन अभी उसके हाथों लगी थी, वह सारे इन्फॉर्मेशन सोना के नाम से थे। वही चेहरा, वही नाम और वही पति। क्या ये सच में सोना आर्या नहीं थी? उस पूरी रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आरिश के मन में अब और भी सारे सवाल आने लगे। ऐसा कैसे हो सकता है? आरिश का दिल कभी उससे झूठ नहीं कह सकता है। उसने महसूस किया था अपनी आर्या को। भला अब ऐसा कैसे हो सकता है कि वो उसकी आर्या नहीं है? आरिश एक बार फिर से सारे रिपोर्ट्स को शुरू से पढ़ना शुरू करता है, पर एक बार फिर से वही सब रिपोर्ट साफ साफ कह रहे थे कि वह लड़की जिसे आरिश आर्या समझ रहा है वह आर्या नहीं बल्कि सोना सिद्धार्थ सिंघानिया है, जिसकी 7 साल पहले सिद्धार्थ से शादी हुई थी और 7 साल पहले तक उसकी आर्या उसके ही पास ही थी। तो यह मुमकिन भला कैसे हो सकता है? और उस फाइल में यह भी लिखा हुआ था कि सिद्धार्थ और सोना ने एक दूसरे को 3 सालों तक डेट किया था। उसके बाद उन दोनों ने सीक्रेट मैरिज की थी, जिसकी जानकारी दुनिया को तब हुई जब उसकी बेटी आने वाली थी। इसका मतलब 4 साल पहले, क्योंकि पनकुड़ी की उम्र इस रिपोर्ट के मुताबिक 4 साल के बताई जा रही थी, वहीं बेटे की उम्र उस रिपोर्ट के मुताबिक 6 साल के बताई जा रही थी। तो क्या ये दोनों बच्चे सिद्धार्थ के थे? क्योंकि उसकी शादी को 7 साल हो चुके थे, तो जाहिर बात है कि इन 7 सालों में 2 बच्चे कोई बड़ी बात नहीं थी। आरिश अब और भी ज्यादा सवालों में घिर चुका था। वह जहां इन सारी चीजों को आसानी से शॉर्ट आउट करना चाहता था, उसके दिमाग में और भी ख्याल उगते जा रहे थे और वह उसमें उलझता जा रहा था। आरिश तुरंत ही राघव को कॉल करता है और फिर से एक बार सिर्फ सोना की जानकारी निकालने को कहता है, क्योंकि इस रिपोर्ट में जो भी जानकारी थी उसमें से एक भी जानकारी आर्या से मैच नहीं हो रही थी। और आरिश का दिल कहता है कि वह लड़की सोना नहीं है बल्कि वह उसकी आर्या है। वह एहसास जो सिर्फ इस दुनिया में आर्या ही उसके पास होती थी तब उसे होता था, वह एहसास सोना के उसके पास होने से कभी नहीं हो सकता था। इधर राघव, जो कि आरिश को डिटेल्स भेजने के बाद एकदम से रिलैक्स होकर अपने घर पर बैठ गया था, वह अचानक से फोन की रिंग सुनकर एकदम से घूरकर फोन की तरफ देखता हो और वापस से आरिश के फोन को आता हुआ देखकर वह अपना सर पकड़ लेता है, पर तुरंत ही वह कॉल रिसीव भी कर लेता है। कॉल रिसीव करते ही उसके कानों में आरिश की सख्त आवाज जाती है, सोना की सारी इन्फॉर्मेशन इंडिविजुअल मुझे सेंड करो। उसमें ना तो सिद्धार्थ का कोई नामो निशान होना चाहिए, ना ही उसके बच्चों का। मुझे सिद्धार्थ से मिलने से पहले की उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। इतना कहकर सिद्धार्थ बिना राघव की बात सुने हुए ही कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है, जिसके बाद राघव घूरकर अपने फोन को देखता रह जाता है। पर वो शिवाय घूरने की और कुछ भी नहीं कर सकता था। वो गहरी सांस लेता है और सोफे से उठकर वापस से वह अपने अपार्टमेंट से बाहर चला जाता है। इधर आरिश अपने फोन को साइड में रख देता है और अपने हाथों में पकड़े उसे रिपोर्ट को खोलकर देखना लगता है, और फिर वह खुद से ही उदासी भरी आवाज में बोला, ऐसा नहीं हो सकता है वाइफी, मेरे एहसास तुम्हें लेकर कभी गलत नहीं हो सकते हैं। मेरा दिल बिना तुम्हें आसपास महसूस किए कभी इतनी बेकाबू होकर नहीं धड़क सकता है। मैं नहीं जानता कि इन सब के पीछे क्या वजह है, कौन से राज दफन है, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि तुम मेरी आर्या ही हो। तुम मेरी बटरफ्लाई हो, सिर्फ मेरी। आरिश की गहरी नजर उसके हाथों में पकड़े उसे पेपर पर टिकी हुई थी, और उसके हाथ में जो पेपर थी वह डाइवोर्स एग्रीमेंट था, जिस पर पहले से ही आर्या के सिग्नेचर थे, पर सिर्फ आर्या के। और आरिश इस समय उस डाइवोर्स एग्रीमेंट को ही घूर घूर कर देखे जा रहा था। थोड़ी देर तक आरिश उसे डिवोर्स एग्रीमेंट को घूरता रहता है और फिर वह उसे मोड़ते हुए वापस से अपने पैंट के पॉकेट में रख लेता है और झूले से अपने सर को टिका देता है। आरिश जितना आसान इन चीजों को समझ रहा था, ये चीज उतनी आसान थी नहीं। वह सच जो उसके पास होकर भी उसके सामने नहीं था, उसे उस सच तक पहुंचना था। सिद्धार्थ का पैलेस। इधर सिद्धार्थ, जो कि इस समय सोना को लिए हुए अपने कमरे में था। सोना इस समय सुकून से सो रही थी, वहीं सिद्धार्थ उसके बगल में बैठा हुआ लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था।
क्योंकि सोना को सुलाना सिद्धार्थ के लिए बहुत मुश्किल हो चुका था, क्योंकि सोना इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि वह अकेले में बिल्कुल नहीं रहना चाहती थी। इसलिए सिद्धार्थ आज उसके पास बैठकर ही अपना काम करते हुए एक हाथ से बीच बीच में उसके सर को सहलाता था, जिससे सोना को नींद आ चुकी थी। इधर आदिश और पंकुड़ी नीचे हॉल में मौजूद थी, वहीं उनके साथ आर्यन भी आज हॉल में मौजूद था। इन दिनों आर्यन यहाँ आने लगा था और सिद्धार्थ कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं कर रहा था, जो बात आर्यन के लिए काफी अजीब थी, पर उसे क्या, यह उसके लिए बहुत ही बढ़िया था। आदिश इस समय चुपचाप सोफे पर बैठा हुआ था, उसके हाथ में टैबलेट था और वह उसमें कुछ स्क्रॉल कर रहा था। वही पंकुड़ी अपने खिलौने के साथ खेल रही थी और आर्यन भी उसका साथ दे रहा था। आधे घंटे तक यूं ही हॉल में शांति छाई रहती है, पर वहीं दूसरी तरफ से पंकुड़ी और आर्यन के बीच बीच में खिलखिलाने की आवाज गूंज रही थी, जिससे आदिश घूरकर उन दोनों की तरफ देखता है और फिर वापस से वह अपने टैबलेट में देखने लगता। आदिश को टैबलेट में अपना ध्यान बढ़ाते हुए आधे घंटे से ऊपर हो चुका था। आदिश अब अपना टैबलेट बंद करता है और फिर वह पंकुड़ी की तरफ देखता है और सोफे से उठकर वह अपना कदम उसकी तरह बढ़ा देता है। आदिश पंकुड़ी के पास पहुंचकर धीरे से उसके माथे पर अपने हाथ रखते हुए उसके बालों को सहलाते हुए बोला, लिटिल बेबी चलो रूम में, बहुत रात हो चुकी है। आदिश की बात सुनकर पंकुड़ी मुंह बनाकर अपने भाई की तरफ देखती है और फिर आर्यन की तरफ देखती है, तो आर्यन लाचारी से बस अपने कंधे उचका देता है, क्योंकि वह उसे यहाँ रोक कर नहीं रख सकता था। रात के ऑलमोस्ट 9 बजे बजने वाले हैं और अगर पंकुड़ी नहीं सोई तो सुबह फिर उसे उठने में लेट हो जाती है। और वैसे भी आदिश ने अपने स्कूलिंग को ज्वाइन कर लिया था और सिद्धार्थ कल से उसे भी स्कूलिंग ज्वाइन करवाने वाला था, जिसकी वजह से कल उसे जल्दी उठना जरूरी था। आदिश पंकुड़ी को लेकर आज अपने कमरे में चला जाता है। इधर आर्यन भी अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह सोना आज सिद्धार्थ के साथ ही सुबह सुबह उठ चुकी थी, क्योंकि कल रात को वो बहुत ही जल्दी सो गई थी, इसलिए सुबह उसके जल्दी नींद खुल गई। वह दोनों ही इस समय तैयार होकर नीचे हॉल में बैठे हुए थे, जहां सिद्धार्थ कॉफी पी रहा था, तो वही सोना अपने हाथों में जूस का गिलास पकड़े हुए जूस पी रही थी। और इस समय हॉल में शिवाय सर्वेंट के कोई नहीं था। अभी सिद्धार्थ अपने फोन को स्क्रॉल कर ही रहा था कि तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन साउंड होता है, जिससे सिद्धार्थ का ध्यान अपने आए हुए नोटिफिकेशन पर चला जाता है और वह तुरंत ही उस नोटिफिकेशन को खोलकर देखता है, तो उसकी आंखों में एक अजीब से भाव आ जाते हैं। वो तुरंत ही पलटकर सोने की तरफ देखता है। वही सोना भी सिद्धार्थ की नजरों को अपने ऊपर पाकर तुरंत अपना सर घुमाकर सिद्धार्थ की तरफ देखने लगती है, तो सिद्धार्थ अपनी नजरें नॉर्मल करते हुए सोना की तरफ देखते हुए बोला, अब कैसा फील हो रहा है तुम्हें वाइफी, क्या तुम ठीक हो? सिद्धार्थ के इस सवाल पर सोना अपनी टिमटिमाती आंखों से सिद्धार्थ को देखती है और फिर अपने सर को हाँ में दिला देती है। इसके बाद सिद्धार्थ अपने फोन को रखता है और फिर धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर वह उसके बालों को सहला देता है, जिससे सोना के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। सिद्धार्थ भी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखता है और फिर वापस से अपने फोन को अपने हाथों में उठाकर अपने गहरी नजरों से और आए हुए नोटिफिकेशन को देखने लगता है। थोड़ी देर तक यूं ही देखते रहने के बाद सिद्धार्थ गहरी सांस लेकर उस नोटिफिकेशन को बंद करता है और फिर वापस से वो अपने काम में लग जाता है। आरिश अपने कमरे से तैयार होकर आता है। वह जैसे ही हॉल में पहुंचता है, उसकी नज़र काकी पर जाती है, जो कि इस समय डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी। आरिश उनकी तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराता है और फिर वह सीधा अपने कदम को दरवाजे की तरह बढ़ते हुए बोला, मैं जा रहा हूँ, आप ब्रेकफास्ट करने के बाद अपनी मेडिसिन ले लीजिएगा, ओके? और अगर मम्मा कॉल करें तो उनसे कह दीजिएगा कि मैं ऑफिस में ब्रेकफास्ट कर लूंगा। काकी बस खामोशी से आरिश की तरफ देखते ही रह जाती है, क्योंकि आरिश इसको रोकने का कोई मतलब नहीं था, पर आरिश अपने कदम बाहर रख पाता उससे पहले ही उसके कानों में काकी की आवाज जाती है, आपकी माँ कल आपको अपने पास बुला रही थी, आपने उनसे वादा किया था कि आप रात का डिनर उनके साथ करेंगे, पर आप नहीं गए। इसके लिए वह बहुत नाराज है और उन्होंने आपके लिए मैसेज भेजा है कि अगर आज रात आप उनके पास नहीं गए तो फिर वह आपको कभी भी आर्यन मैंशन में कदम रखने नहीं देंगी और ना ही वह खुद यहाँ पर आएंगी। काकी की बात सुनकर आरिश के बढ़ते कदम रुक जाते हैं और वह तुरंत पलटकर काकी की तरफ देखता है, तो काकी खामोशी से उसकी तरफ ही देख रही थी। आरिश कुछ नहीं कहता है और बस अपने सर को हाँ में हिलाते हुए वह बाहर चला जाता है। इधर काकी तुरंत अपने चेहरे पर एक बड़ी से स्माइल लिए तुरंत ही फोन को अपने हाथ में उठाती हैं और किसी को कॉल करती है। कुछ ही रिंग में दूसरी तरफ से कॉल रिसीव हो जाता है, जिसके बाद काकी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोली, मैंने आपका काम कर दिया है, आज शाम को आरिश बाबा आर्यन पैलेस में ही रहेंगे, उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर काकी कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है और फिर वह उठकर कमरे की तरफ बढ़ जाती है, क्योंकि उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था। इधर आरिश अपने कर को ड्राइव करते हुए हल्के हल्के मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वह जानता था कि आज काकी ने जो कुछ भी कहा है वह काकी और उसकी माँ दोनों के मिले जुले प्लान है। इधर सिद्धार्थ का पैलेस, सिद्धार्थ, सोना और बच्चे सभी ब्रेकफास्ट कर चुके थे। आर्यन ब्रेकफास्ट करने के बाद जहां ऑफिस के लिए निकल जाता है, तो वहीं सिद्धार्थ सोना और बच्चों के साथ आदिश के स्कूल के लिए निकल जाता है, क्योंकि सोना का एडमिशन भी स्कूल में करवाना था। भले ही सिद्धार्थ यहाँ कुछ दिनों के लिए ही आया था, पर जब उसने इस प्रोजेक्ट को साइन कर दिया था और उसने इस डील को भी मंजूर किया था, तो उसे यहाँ रहकर ही इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना था।
जिसकी वजह से वह वापस नहीं जा सकता, और अगर वह गया अभी तो उसे मंथ में कम से कम 2 बार तो यहाँ आना ही होगा, और यहाँ आने के बाद कितने टाइम लगेंगे वह यह नहीं जानता था। इसलिए वह जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक उसने वापस से जाने का प्लान कैंसिल कर दिया था। कुछ देर में सिद्धार्थ के कार स्कूल के सामने आकर रुकती है। सिद्धार्थ कार से बाहर आता है और वो अपनी गहरी नजरें स्कूल पर डालता है। इंटरनेशनल स्कूल। सिद्धार्थ अब सोना और बच्चों के साथ अपने कार से बाहर लाता है और बस सीधा प्रिंसिपल के केबिन की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। वही आदिश सिद्धार्थ और सोना को बाय बोलकर अपने क्लास की तरफ चला जाता है। इधर सिद्धार्थ सोना और पंखुड़ी को लेकर प्रिंसिपल के केबिन में आता है। प्रिंसिपल जैसे ही सिद्धार्थ को देखते हैं वह तुरंत ही अपने चेयर से खड़ा होकर सिद्धार्थ के सामने अपने सर को झुकते हुए सिद्धार्थ को बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करता है, जिसके बदले में सिद्धार्थ ने आज पहली बार किसी को ग्रीट किया था। वह भी अपने सर को हिलाते हुए वापस से रिस्पांस देता है, जिसके बाद वह और सोना दोनों ही चेयर पर बैठ जाते हैं। तो वहीं उन दोनों के बीच वाले चेयर पर पंखुड़ी बैठी हुई थी। प्रिंसिपल पंखुड़ी की तरफ देखते हैं, जिसने इस समय 2 चोटी बना रखी थी, और उसकी छोटी छोटी चोटी और उसके ऊपर वो बटरफ्लाई वाले क्लिप बहुत ही प्यारा लग रहा था। उसका छोटा सा गोल मटोल चेहरा और चमकती नीली आंखें जो टुकुर टुकुर प्रिंसिपल को ही देख रही थी। पंखुड़ी आज सच में बहुत क्यूट लग रही थी। ऊपर से उसने बहुत ही क्यूट सा पांडा वाला डांगरी पहन रखी थी। प्रिंसिपल पंखुड़ी की क्यूटनेस को देखते हुए खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाते हैं, और वो तुरंत से ड्रॉवर से ओपन करके अंदर से एक चॉकलेट निकलते हैं और उसे पंखुड़ी की तरफ बढ़ा देते हैं। तो पंखुड़ी जैसे ही प्रिंसिपल को खुद को चॉकलेट देता हुआ देखती हैं, वह तुरंत ही अपने छोटे से चेहरे को सिद्धार्थ की तरफ घुमाकर सिद्धार्थ को देखने लगती हैं। तो सिद्धार्थ बस अपनी पलकें झपक देता है, जिसके बाद पंखुड़ी तुरंत अपने छोटे छोटे हाथों को बढ़ाकर प्रिंसिपल के हाथ से चॉकलेट का पैकेट ले लेती हैं। इसके बाद वह मजे से अपना चॉकलेट एंजॉय करने लगती है। इधर प्रिंसिपल और सिद्धार्थ दोनों ही अपने बातों में बिजी हो जाते हैं, और सोना चुपचाप उन दोनों की बातें सुनती रहती हैं। थोड़ी देर में प्रिंसिपल सिद्धार्थ के बातों पर हामी भरते हुए सिद्धार्थ की तरफ एक फॉर्म बढ़ाते हैं, और फिर वो उनकी तरफ देखते हुए बोले, मिस्टर सिंघानिया आप इस फॉर्म को फिलअप कर दें, और नीचे के आखिरी के कॉलम में आप और मैसेज सिंघानिया दोनों ही अपने अपने साइन कर दीजिए। प्रिंसिपल की बात सुनकर सिद्धार्थ तुरंत ही अपने ही नजरें नीचे वाले कॉलम में डालता है, जहां पर पेरेंट्स के सिग्नेचर की मांग की जा रही थी। सिद्धार्थ एक नज़र सोना की तरफ देखता है, और फिर वह अपने कोट से अपना पेन निकालकर तुरंत ही वहां पर साइन कर देता है। उसके बाद वह उसे पेपर को सोना की तरफ बढ़ा देता है, तो सोना उस पूरे फॉर्म को फील करती है। उसके बाद वह भी सिद्धार्थ के बगल में साइन करके वो फॉर्म वापस से प्रिंसिपल को दे देती है, जिसके पास प्रिंसिपल मुस्कुराते हुए पंखुड़ी की तरफ देखते हैं, और फिर सिद्धार्थ और सोना की तरफ देखकर बोले, बस आज भर का समय लगेगा वेरिफिकेशन के लिए, कल से आप बेबी को स्कूल लेकर आ सकते हैं। प्रिंसिपल की बात सुनकर सिद्धांत अपने चेयर से खड़ा होता है, और वह अपने कोट को ठीक करते हुए बस अपने मुंडी को हिला देता है, जिसके बाद वो पंखुड़ी और सोना को लेकर स्कूल से निकल जाता है। सिद्धार्थ सोना और पंखुड़ी को वापस से पैलेस ले जाता है, और फिर उन दोनों को ही समझते हुए बोला, वाइफी आज मुझे ऑफिस में थोड़ा ज्यादा काम है, तो आज मैं तुम दोनों को ऑफिस नहीं ले जा सकता, बट तुम लोग यहाँ पर कोई शैतानी नहीं करना, और घर से बाहर कदम मत रखना। कोई अगर आए भी तो मैं दरवाजा नहीं खोलना है, जब तक मैं तुम्हें कॉल करके ना कहूँ कि दरवाजा ओपन करने, ओके? जिसके जवाब में सोना बस अपने सर को हाँ में हिला देती है। तो सोना को हाँ में सिर हिलता देखकर पंखुड़ी भी अपने सर को जल्दी जल्दी से हाँ में हिलने लगती है, जिसे देखकर सिद्धार्थ उन दोनों के हैं सर पर प्यार से अपने हाथ फेरता है, और फिर वह पैलेस से बाहर जाते हुए अपने गार्ड को स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन देकर जाता है कि कोई भी पैलेस के अंदर अपने कदम नहीं रखना चाहिए। सिद्धार्थ के बात को मानते हुए अपने सर को हिला देते हैं, जिसके बाद सिद्धार्थ अपनी कार लेकर निकल जाता है। इधर सोना और पंखुड़ी दोनों ही सिद्धार्थ के रूम में दौड़कर भागती हैं। सिद्धार्थ के रूम में आते हैं, पंखुड़ी चढ़कर बेड पर बैठ जाती हैं, वही सोना भी चढ़कर बेड पर बैठ जाती है और सामने लगी बड़ी सी एलईडी स्क्रीन को ओपन कर लेती है। स्क्रीन ओपन होते ही सामने डोरेमोन का कार्टून आ रहा था, जिसे वह दोनों बहुत ही मजे से देखने लगती है। पर थोड़ी ही देर में सोना बेड से नीचे उतरती है और वह भागते हुए कमरे से बाहर आती हैं और सीधा नीचे किचन में जाती हैं। किचन से जूस की बोतल और 2 गिलास, चिप्स, कुकीज और चॉकलेट्स निकालकर एक ट्रे में रखती हैं और उसे ट्रे को लेकर सीधा अपने कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। कमरे में पहुंचने के बाद वह दोनों ही ब्लैंकेट से मैं आपको कवर करती है और उसके बाद अपने पैरों के पास उस ट्रे को रखते हुए दोनों एक दूसरे की तरफ अपने चमकती आंखों से देखते हैं और फिर मजे से उनका पार्टी शुरू कर देते हैं। इधर इन सबसे बेखबर सिद्धार्थ ऑफिस में आते ही सबसे पहले अपने सारे मेल को ओपन करके चेक करता है। उसमें से कुछ मेल्स ऐसे भी थे जिसे पढ़ने के बाद सिद्धार्थ की आंखें बहुत ही ज्यादा डार्क हो चुकी थी, और उनमें से मेल एक ऐसा था जो मिस्टर जायसवाल ने सिद्धार्थ को भेजे थे। मिस्टर जायसवाल ने आज सिद्धार्थ को और आरिश दोनों को ही कंस्ट्रक्शन साइट पर बुलाया था और कंस्ट्रक्शन साइट पर जाने का मतलब था कि रात हो जाना। पर अगर वह दोनों नहीं भी जाते तो भी यह काम उनका रुक ही रह जाता, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट थोड़ा हिल स्टेशन एरिया में था, जिसकी वजह से वह लोग वर्कर पर भी भरोसा नहीं कर सकते थे। उन्हें खुद ही जाकर पूरे कंस्ट्रक्शन की जांच करनी ही होगी, जिसकी वजह से सिद्धार्थ गहरी सांस लेता है और वह सोचने लगता है कि वह इस मेल का क्या जवाब दें, क्योंकि अगर वह ऑफिस खत्म होने के बाद 4 बजे यहाँ से निकालकर कंस्ट्रक्शन एरिया में जाता है तो वहाँ से उसे लौटने में रात के 8 बजे से ज़्यादा हो ही जाने वाले थे।
अभी सिद्धांत इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसके मेल पर एक नया नोटिफिकेशन आता है। सिद्धार्थ उस मेल को बंद करके उस मेल को देखता है तो यह मेल आरिश की तरफ से आया था, जो कि राघव ने उसे भेजे थे। सिद्धार्थ गहरी सांस लेकर अपने फोरहेड को अपनी उंगलियों से रब करते हुए उसे मेल को ओपन करता है। जैसे ही वो उसे मेल को ओपन करता है, उसे भी से वही मेल मिला था जो कुछ घंटे पहले मिस्टर जायसवाल ने सेंड किया था, और उसके नीचे उसने बस लगा रखा था। जैसे वह सिद्धार्थ का जवाब जानना चाह रहा हूँ कि आज वह यहाँ पर जाने के लिए रेडी है या नहीं, क्योंकि आरिश को भी शाम को आर्यन पैलेस जाना था, और अगर सिद्धार्थ जाने के लिए एग्री हो जाता है तो उसे मजबूरन सिद्धार्थ के साथ इस हिल एरिया में कंस्ट्रक्शन साइट देखने के लिए जाना ही पड़ता। इसलिए उसने यह मेल भेजा था ताकि सिद्धार्थ अपने जवाब बता दे, उसे हिसाब से वो अपने माँ को मनाने का प्लानिंग बना ले। आरिश के मेल को देखने के बाद सिद्धार्थ काफी देर तक सोचता रहता है और थोड़ी देर बाद वह मैसेज टाइप करके आरिश को भेज देता है। इधर आरिश, जो कि अपने केबिन में ही बैठा हुआ था, जैसे ही उसके लैपटॉप पर नोटिफिकेशन साउंड होता है, वह तुरंत ही अपने नजरें लैपटॉप पर गड़ा देता है। तो वह देखता है दूसरी तरफ से सिद्धार्थ का मेल आया हुआ था। सिद्धार्थ के मेल को देखते हुए तुरंत ही उसे ओपन करता है और सिद्धार्थ के जवाब को देखकर उसकी आंखें छोटी हो जाती है और वह गुस्से से अपना दांत किटकिटा के रह गया था, क्योंकि सिद्धार्थ साइट पर जाने के लिए तैयार हो चुका था। मतलब उसे आज फिर से डांट मिलने वाली थी। पर वह इस बारे में ज्यादा ना सोचते हुए राघव की तरफ देखता है और फिर वो उस साइट पर जाने के लिए तैयारी करने को कहता है। सिद्धार्थ भी इधर अपनी आंखें बंद किए हुए चेयर से अपना सिर को टिका लेता है। वह गहरी गहरी सांस ले रहा था, क्योंकि वह जानता था इस चीज के लिए उसने हम ही तो भर दी है, पर उसे सोना को समझने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि सोना इतनी रात तक बिना उसके रहने को तैयार ही नहीं होगी, और वह सोना को लेकर उस जगह पर नहीं जा सकता था, क्योंकि वह जगह सिर्फ देखने में ही खूबसूरत था, बाकी हर तरफ से वहां सिर्फ और सिर्फ खतरा ही खतरा था। शाम का समय, इधर सिद्धार्थ साइट पर जाने के लिए तैयार हो चुका था। उसने अब तक घर पर कॉल नहीं किया था। उसने आर्यन को ही घर भेज दिया था ताकि वह सोना और बच्चों को संभाल ले, क्योंकि मैं जानता था कि सोना को संभाल पाना पॉसिबल नहीं होगा, पर फिर भी वह एक उम्मीद तो कर ही सकता था। सिद्धार्थ अपनी कार लेकर सीधा आरिश के कंपनी की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि आरिश और सिद्धार्थ दोनों ही साथ में जाने वाले थे और साइट का रास्ता आरिश की कंपनी के आगे से होकर ही जाती थी, इसलिए सिद्धार्थ को पहले निकलना पड़ा था। इधर आरिश अपने कैबिनेट में बैठा हुआ अपनी माँ से बात कर रहा था। दूसरी तरफ से नूर जी पूरे गुस्से में ही आरिश के ऊपर चिल्ला रही थी, तो वही आरिश बार बार अपनी माँ को समझने का कोशिश कर रहा था, पर उसकी माँ कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं थी। और यहाँ पर गलती आरिश की ही थी। आज उसने उनसे कल ही प्रॉमिस किया था कि वह शाम के टाइम आकर उनके साथ डिनर करेगा, पर वह कल नहीं गया था, और आज भी जब उसे बोला गया था तो आज भी उसे काम आ गया था, जिसकी वजह से नूर जी बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। आरिश काफी देर तक नूर जी को समझाते रहता है और फाइनली नूर जी गुस्से में अपना कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है, जिसे देखकर आरिश अपना सर को कसकर दबाता है और अपनी आंखें बंद करके वह चेयर से ही टिका लेता है। सच में उसकी माँ को समझाना बहुत मुश्किल होता है, और खास करके जब माँ समझाने को तैयार ही ना हो। थोड़ी ही देर में सिद्धार्थ की कार आरिश की कंपनी की बाहर आकर रुकती है और वह तुरंत ही आरिश को कॉल करता है। इधर आरिश, जो कि अपने कमरे से बाहर आ रहा था, वह जैसे ही अपने फोन पर सिद्धार्थ का कॉल आता हुआ देखता है, वह समझ जाता है कि सिद्धार्थ उसकी कंपनी पहुंच गया होगा, इसलिए वह उसे कॉल कर रहा है। वह गहरी सांस लेता है और फिर वह कॉल रिसीव कर लेता है। तो दूसरी तरफ से सिद्धार्थ उससे सवाल करता है कि वो कब तक नीचे आएगा, जिसके जवाब में आरिश बस कुछ देर रुकने को कहता है और फिर वो सीधा राघव के केबिन में चला जाता है। आरिश राघव के केबिन में पहुंचने के बाद उसकी तरफ देखते हुए अपने गहरी आवाज में बोला, जब तक मैं लौट कर रहा हूं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मेरे मेल पर मिल जाना चाहिए। जिसके जवाब में राघव बस अपने सर को हिला देता है और इधर आरिश अपने केबिन से निकलकर कंपनी के बाहर पहुंचता है। आरिश जैसे ही कंपनी से बाहर निकलता है, वैसे उसे कंपनी के सामने ही सिद्धार्थ के कार खड़ी दिख जाती है, तो आरिश तुरंत ही जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है, जिसके बाद सिद्धार्थ की कार वहां से निकल जाती है। इधर आर्यन, जो कि अब अकेले घर पर था, वो अपने सामने बैठे तीनों को देखते हैं, जो कि उसे अपनी खा जाने वाली नजरों से घूर रही थीं। सभी के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ जाहिर हो रहा था। वही आर्यन चुपचाप अपना सिर झुकाए हुए उन तीनों के सामने बैठा हुआ था। आदिश तो फिर भी समझने लायक था, पर ये दोनों लड़कियां बिल्कुल भी कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं होती थी। पंखुड़ी को तो फिर भी मनाया जा सकता था, लेकिन सोना, सबसे बड़ी वजह तो सोना ही थी सिद्धार्थ का कहीं अकेले ना जाने की। सोना गुस्से से मुंह फुलाते हुए हैं आर्यन की तरफ देखते हुए बोली, आप उनको फोन करो और कहो कि आज उन्हें घर आने की जरूरत नहीं है, आज उनके लिए घर का दरवाजा मैं नहीं खोलूंगी। सोने की बात सुनकर आर्यन हैरानी से सोना की तरह देखता है, तो सोना अपने हाथों को अपने सीने पर बांधते हुए आर्यन से अपनी नजर में फिर लेती है। तो इधर आर्यन तुरंत है सिद्धार्थ को कॉल करता है। इधर सिद्धार्थ, जो कि कार ड्राइव कर रहा था, वह तुरंत ही अपने फोन की तरफ देखता है, तो फोन पर आर्यन का कॉल आ रहा होता है।
जैसे ही सिद्धार्थ आर्यन का आता हुआ कॉल देखता है, वो तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर कॉल रिसीव करके स्पीकर पर डालकर वह आगे के डैशबोर्ड पर रख देता है। दूसरी तरफ से आर्यन की धीमी में से आवाज में आई, भाभी कह रही है कि आज तुझे घर आने की जरूरत नहीं है और वह रात को दरवाजा भी नहीं खोलेंगी, तो तू आज बाहर ही रहने का अपना जुगाड़ कर लेना। आर्यन अपनी बात कहकर शांत हो जाता है, तो वहीं सिद्धार्थ की आंखें छोटी हो जाती हैं और वह घूरकर अपने फोन की तरफ देखता है और अपने कठोर आवाज में बोला, मैंने तुझे वहां पर मजे करने के लिए नहीं भेजा था, मैंने तुम्हें उन तीनों को समझने के लिए भेजा था, ना कि वहां जाकर मेरे खिलाफ आग लगाने के लिए। सिद्धांत की बात सुनकर दूसरी तरफ से आर्यन तुरंत भड़कते हुए बोला, तूने पहले से ही बारूद पाल रखे हैं और तू कहता है कि मैं सबको समझाऊं। तेरे ना आने की खबर सुनकर यह पहले से ही जल उठे थे, बस देर थी तो फटने भर की। और तू कह रहा है कि मैं मेरी गलती है। आर्यन के गुस्से भरी बातें सुनकर सिद्धांत में हम गुस्से में बोला, तू रुक, मैं तुझे घर आकर बताता हूँ। इतना कहकर वह तुरंत ठीक कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। इधर आरिश आर्यन और सिद्धार्थ दोनों के ही बातें सुन रहा था। सिद्धार्थ और आर्यन की बातें सुनकर सच में बहुत हंसी आ रही थी, पर वो जानता था कि आर्या कितने ज्यादा बचकानी है और आर्या के बचकाने हरकत के वजह से वह भी कभी कभी कहीं नहीं जा पाता था। फिर सिद्धार्थ के साथ जो हो रहा था इसमें कोई धई बात नहीं थी, पर आरिश अपने इमोशन को अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने देता है और ना ही वह अपने चेहरे पर स्माइल आने देता है, पर दिल ही दिल में उसे बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही थी। सिद्धार्थ और आरिश दोनों के ही कार हिल एरिया के सामने आकर रुकती है। वह दोनों ही अपने कार से बाहर आते हैं और अपने कदम आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि अब आगे गाड़ी ले जाने का रास्ता नहीं था, अब उन्हें आगे का सफर पैदल ही चलकर भी करना था। सिद्धार्थ और आरिश दोनों थोड़ी देर में ऊपर माउंटेन पर पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां पर मिस्टर जायसवाल और मिसेज जायसवाल दोनों पहले से ही मौजूद है। उन दोनों की तरफ देखते हुए वह दोनों भी अपने कदम आगे बढ़ते हैं और उनके पास आते हैं तो मिस्टर जायसवाल तुरंत खड़े होकर उन दोनों से ही हैंड शेक करते हैं। उसके बाद वह अपनी पत्नी की तरफ इशारा करते हुए बोली, आप यहीं पर हमारा इंतजार कीजिए, हम साइड देखकर आते हैं। मिस्टर जायसवाल के इस बात को सुनकर मिसेज जायसवाल तुरंत ही अपने सर को हाँ में हिला देती है, जिसके बाद मिस्टर जायसवाल आरिश और सिद्धार्थ के साथ साइड पर चली जाती हैं। वो सभी हर तरफ देखते हुए हर चीज को एनालाइज कर रहे थे। उन तीनों की ही नजरें काफी ज्यादा शार्प और तीखी थी। सिद्धार्थ, आरिश और मिस्टर जायसवाल लगभग 45 मिनट तक उसे पूरे कंस्ट्रक्शन एरिया को घूमकर देखते रहते हैं और हर एक चीज अच्छी तरह से एनालाइज करने के बाद वह तीनों ही वापस से अपनी जगह पर आ जाते हैं, जिसके बाद सिद्धार्थ और आरिश तुरंत ही घर के लिए निकल जाते हैं और इधर मिस्टर जायसवाल और मिसेज जायसवाल भी अपने घर के लिए निकल जाती हैं। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ की कार पैलेस के सामने आकर रुकती है। सी अपनी कार से बाहर आता है। वह तेज कदमों से सीधा घर की तरफ में कदम बढ़ा देता है। सिद्धार्थ बार बार टाइम की तरफ देख रहा था। इस समय 7:30 बज चुके थे। सिद्धार्थ ने जितना उम्मीद की थी वो उससे आधे घंटे पहले ही वह पहुंच चुका था, पर फिर भी वह जानता था कि उसकी बीवी उसके ऊपर बरसेगी जरूर। और इधर आरिश की भी कार सीधा आर्यन पैलेस के सामने आकर रुकती है। आदेश अपने कार से बाहर आता है और वह अपने कदम सीधा पैलेस के अंदर बढ़ा देता है। आरिश जैसे ही पैलेस के अंदर अपने कदम रखता है, वैसे ही उसकी नजर नहीं हाल में सोफे पर ही बैठे अपने माँ पर चली जाती है। वही नूर जी सोफे पर बैठी अपनी घूरती में नजरों से आरिश की खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। वही अपनी माँ की ऐसी नजरों को अपने ऊपर पाकर आरिश अपना थूक निगलता है और फिर शांति से वह अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा देता है। आरिश नूर जी के पास पहुंचकर उनसे कुछ कहने का होता है, पर नूर जी उसे बिना कुछ बोल ही अपने कदम डिनिंग एरिया की तरफ बढ़ा देती है। हालांकि आरिश लेट नहीं था, पर फिर भी नूर जी उससे नाराज थी और यह बात उनके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। आरिश अपनी मम्मा को इस तरह से गुस्से में देखकर कुछ पल शांति से उनकी तरफ देखते हैं और फिर वह भी उनके पीछे पीछे डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ जाता है। वहीं नूर जी गुस्से से डाइनिंग एरिया के पास आकर अपने लिए और आरिश के लिए डिनर लग रही थी। वही आरिश जब देखता है कि उसकी माँ 2 प्लेट में खाना लगा रही है, तो उसे समझते देर नहीं लगता है कि उसकी माँ ने भी कुछ नहीं खाया है अब तक, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर एक अजीब से भाव आ जाते हैं। और आरिश अपने माँ के तरफ देखता है तो देखता है कि उसकी माँ उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए चुपचाप प्लेट में डिनर लग रही है। पूरा डिनर निकालने के बाद वह आरिश का प्लेट चेयर के सामने रख देती है और खुद अपने शेयर पर बैठ जाती हैं। वही आरिश अपनी माँ की तरफ देखकर गहरी सांस लेता है और वह भी आकर अपने चेयर पर बैठ जाता है। अपने चेयर पर बैठने के बाद आरिश अपनी नज़र इधर उधर घुमाता है तो इस समय हॉल में कोई भी नहीं था। एक मेड जो उसे आते के साथ ही नजर आई थी, वह भी अब जा चुकी थी। आरिश अगर अपने चेयर पर बैठता है और वह अपनी नजरें उठाकर अपनी माँ की तरफ देखता है जो उसे नहीं देख रही थी। आरिश अपना डिनर खाते हुए अपनी धीमी सी आवाज में बोला, आई एम सॉरी मम्मा, मैं आपके हर्ट नहीं करना चाहता था, पर काम की वजह से मैं बिजी हो गया था और मैंने आपको बताया भी था। लेकिन मम्मा देखो, मैं फ्री होते ही आपके पास आ चुका हूँ, प्लीज मम्मा माफ कर दीजिए।
आरिश की बातें सुनकर नूर जी, जो कोई जवाब नहीं दे रही थी, वो अब अपनी नजरें घुमाकर घूरकर आरिश की तरफ देखती हैं, और फिर वह गुस्से तमतमाते हुए बोली, आ गए, तुमने यहाँ पर आकर मुझ पर एहसान कर दिया है। अपनी माँ को इस तरह से गुस्सा होता हुआ देखकर आरिश को नहीं समझ पा रहा था कि आज उसकी माँ को हुआ क्या है, क्यों वो इतने ज्यादा हाइपर हो रही है। आरिश अपने शांत आवाज में बोला, नहीं मम्मा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, आप प्लीज शांत हो जाए। मैं बस यही कह रहा था कि मेरा कोई मकसद नहीं था कि मैं आपका दिल दुखाने का, अगर मुझे अर्जेंटली वहां नहीं जाना होता तो मैं नहीं जाता, पर मुझे जाना था। क्योंकि अगर मैं नहीं जाता तो मेरे काम रुक जाते। नूर जी, जो कि घर कर आरिश की तरफ देख रही थी, वह अब अपना मुंह बनाते हुए अपना डिनर करते हुए बोली, तुम बाप बेटे बस काम 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 ही करते रहो, ना उनके पास किसी चीज के लिए टाइम होता है और ना ही तुम्हारे पास। मैं जब भी तुम्हें बुलाती हूँ हमेशा तुम काम का बहाना करके यहाँ नहीं आते हो। अरे पहले तो मैं बाहर रहती थी, इसलिए चलो तुम नहीं आते थे, पर अब तो मैं यहाँ रहती हूँ ना, अब तुम क्यों नहीं आते? अब यहाँ पर आने में तुम्हें क्या तकलीफ होती है? क्या तुम्हें पसंद नहीं है कि तुम अपनी फैमिली के साथ रहो? क्या तुम्हें हमारे साथ टाइम बिताना पसंद नहीं आता? अपनी माँ की बात सुनने के बाद आरिश को समझते नहीं लगती है कि आज उसकी माँ इतनी ज्यादा हाइपर क्यों हो रही है। आरिश समझ जाता है कि जरूर उसके पापा ने कुछ किया है जिसकी वजह से इतनी ज्यादा गुस्से में है, और उनका गुस्सा आरिश के ऊपर निकल रहा है। आरिश अब कुछ भी नहीं कहता है और चुपचाप अपना डिनर करने लगता है, तो वही नूर जी भी आप चुपचाप अपना डिनर करने लगती है। डिनर करने के बाद नूर जी उठकर एक नज़र आरिश इसी तरफ देखती हैं और फिर अपने कमरे की तरफ जाते हुए बोली, अब तुम अपने कमरे में जाओ और आराम से करते रहो, अपना काम करो। आरिश, जो अब तक अपनी चेयर पर बैठा हुआ था और वह अपने हाथों को धो रहा था, वो अपनी माँ की बात सुनकर तुरंत कर घूम कर देखता है तो नूर जी को अपने कमरे की तरफ जाता हुआ देखा, गहरी सांस लेता है और फिर वो टिश्यू से अपने हाथ को क्लीन करता है और वह भी उठकर अपनी माँ के पीछे पीछे चला जाता है। आरिश नूर जी के कमरे के बाहर खड़ा था, वह धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर दरवाजे को नॉक करता है तो अंदर से नूर जी की गुस्से भरी आवाज उसके कानों में पड़ती है, अब तुम्हें क्या है आरिश, जाओ जाकर अपना काम करो। अपनी माँ के गुस्से में मेरी आवाज सुनकर आरिश कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर वो धीरे से दरवाजे को पुश करते हुए दरवाजा खोलता है और कमरे के अंदर चला आता है। आरी कमरे के अंदर जाकर देखता है तो नूर जी इस समय मिरर के पास बैठी हुई थी और वह अपने हाथों और चेहरे पर लोशन लगा रही थी। आरिश अपनी माँ की तरह देखते हुए अपने कदम उनकी तरफ बढ़ने देता है और वह मिरर के सामने अगर खड़ा हो जाता है। वहीं नूर जी एक नज़र में ही आरिश को देखती हैं और फिर वापस से मैं अपनी नज़रें फेर लेती है तो वही आरिश एक टक मिरर से ही अपनी माँ के चेहरे को देख रहा था। वह धीरे से झुकता है और पीछे से ही नूर जी को अपनी बाहों में भरते हुए उनके माथे पर प्यार से किस करते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि आप डैड पर गुस्सा है, पर उन्होंने ऐसा भी क्या कर दिया जो आप उनसे इतनी ज्यादा नाराज है? और वह है कहाँ? आरिश के इस सवाल पर नूर जी से पहले तो मिरर में ही आरिश को देखती हैं और फिर वह अपने हाथों को धीरे धीरे रब करते हुए बोली, तेरे पास फोन है ना, जा जाकर पूछ ले कहाँ है तेरे डैडी। अपनी माँ के जवाब पर इतना तो समझ जाता है कि मामला यहाँ पर गंभीर है और इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं कहता और हल्के से मुस्कुरा देता है। दूसरी तरफ सिद्धार्थ कब का पैलेस पहुंच चुका था और वो इस समय हॉल में बैठे हुए अपने सर को धीरे धीरे रब कर रहा था, क्योंकि उसके कमरे का दरवाजा सोना खोलने को तैयार नहीं हो रही थी। उसने कितनी ही बात समझने की कोशिश की थी, पर सोना उसकी एक बात सुनने तक को तैयार नहीं थी। बार बार वो एक ही जिद लगाए बैठी थी कि आज सिद्धार्थ को कमरे में नहीं आने देगी, और सच में उसने अब तक दरवाजा नहीं खोला था। वही आर्यन, जो कि सिद्धार्थ के सामने ही बैठा हुआ था, वह मुंह बनाकर सिद्धार्थ हाथ को देख रहा था, क्योंकि सिद्धार्थ ने उसे में सोने नहीं दिया था, बल्कि वह यहाँ पर उसे बैठा अपनी दुख भरे दास्तान सुना रहा था, जिसमें आर्यन को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, पर फिर भी मजबूरन उसे सुनना पड़ रहा था। आर्यन इतना तो जानता था कि जब तक सिद्धार्थ यहाँ बैठा हुआ है वह उसे भी यहाँ पर बैठा कर ही रखेगा, और इस समय आर्यन एक नज़र सिद्धार्थ की तरफ देखता है और फिर वह उसके कमरे की तरफ देखता है जिसका दरवाजा बंद था। आर्यन गहरी सांस लेता है और एक नज़र फिर से सिद्धार्थ के ऊपर डालते हुए बोला, तो एक बार फिर से जाकर कोशिश तो कर, इस बार पक्का भाभी दरवाजा खोल देंगी। तुझे तो पता है ना भाभी को क्या क्या पसंद है, तो उनमें से ही किसी एक चीज का लालच होने दे दे, फिर तो देखना वह तुरंत ही दरवाजा खोल देगी। पर तू जाकर पहले कोशिश तो कर, यहाँ बैठे रहने से वह तुझे यहाँ लेने थोड़ी आएगी। सिद्धार्थ, जो कि पहले से ही परेशान था, वह आर्यन के बात को सुनकर घनकर आर्यन को देखता है, पर आर्यन तो उसे पहले से ही घूर रहा था और वह तुरंत ही अपनी जगह से उतरे में बोला, अगर तुझे यहाँ पर बैठकर अपनी रात काटने हैं तो तू बैठ, मैं पहले ही अपने हिस्से का दांत सुन चुका हूँ और तेरी बेटी ने मेरे आधे से ज्यादा बाल भी नोच लिए हैं और अब मुझे और अपने बालों को तेरे लिए शहीद नहीं करना है। इसलिए तू बैठकर यहाँ आराम से प्लान बना, उसके बाद ही तू कमरे में जाना। और अगर फिर भी भाभी दरवाजा खोलने के लिए तैयार ना हो तो यहाँ आकर सीधा सोफे पर सो जाना,
क्योंकि सुबह तो वह वैसे भी नीचे ब्रेकफास्ट के लिए आएंगी, तब तू उन्हें मना लेना। आर्यन सिद्धार्थ से अपनी बात कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। तो वहीं सिद्धार्थ उसे घूर कर देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वह भी जानता था कि आर्यन इसमें उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता है। जब सोना उसकी बातें ही मान रहे थे तो वह आर्यन के बात कहां से ही मान जाती। थोड़ी देर तक यूं ही बैठे रहने के बाद सिद्धार्थ गहरी सांस लेकर एक बार फिर से कमरे के बाहर जाता है और वह धीरे से करने के दरवाजे पर खटखटाते हुए बोला, सोना बच्चा दरवाजा खोलो, देखो कितनी रात हो गई है। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा इस तरह से मुझे बाहर सोता हुआ देखकर? बच्चे देखो कितनी ज्यादा सर्दी पड़ रही है। अगर मेरी तबीयत खराब हो गई तो तुम ही सोचो तुम्हें बाहर घूमने कौन ले जाएगा। बच्चे दरवाजा खोलो, अगर तुम मुझे अंदर आने देती हो तो मैं पक्का तुम्हें कल बाहर घूमने के लिए चलूंगा, पर प्लीज दरवाजा खोलो। सिद्धार्थ के इतना कहने के बाद भी अंदर से कोई जवाब नहीं आता। अब सिद्धार्थ की आंखों में सिर्फ निराश नहीं झलक रही थी, उसे तो अब बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि सोना दरवाजा खोलेंगी, इसलिए वह अब बिल्कुल शांति से दरवाजे की तरफ देखता है और फिर वहां से मुड़कर जाने लगता है। जैसे ही सिद्धार्थ अपने एक कदम आगे बढ़ता है, वैसे ही उसे दरवाजा खुलने की आवाज आती है। दरवाजा खोलने की आवाज सुनकर सिद्धार्थ तुरंत ही पीछे पलट कर देखता है तो अंदर दरवाजे पर सोना खड़ी थी। उसने इस समय व्हाइट कलर के नाइटवेयर को कैरी किया हुआ था, जिसके सामने की तरफ एक बड़ा सा पांडा बना हुआ था और वह सोने की बॉडी पर बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा था। सोने को देखते ही सिद्धार्थ के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वह तुरंत ही उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा देता है, पर अगले ही पल सोना तुरंत ही दरवाजा लगाते हुए बस थोड़ा सा जगह छोड़ती है जिससे उसका छोटा सा सर बाहर दिखे। सोना अब अपने छोटे से सर को दरवाजा से बाहर निकलते हुए घुरकर सिद्धार्थ को देखते हुए बोली, आपको बहुत शौक है ना बाहर रहने का, तो जाए अब रहिए, अभी आप क्यों आए हैं? वैसे भी अब तो मैं सोने जा रही थी, आप बाहर भी रहते तो हमें कोई दिक्कत नहीं था। सोना के इस बात को सुनकर सिद्धार्थ, जो कि कुछ दूरी पर खड़ा था, वह लाचारी से सोना की तरफ देखने लगता है। तो वहीं सोना घुरकर सिद्धार्थ को देख रही थी। वहीं सिद्धार्थ जैसे ही देखता है कि सोना ने दरवाजा खोल दिया, वह तुरंत ही आकर वापस से दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है। तो सोना अपनी नजरें उठाते हुए सिद्धार्थ के चेहरे की तरफ बहुत ही गौर से देखते हुए अपने एक बाहें उठाती हैं, जैसे वह सिद्धार्थ से जानना चाह रही हो कि अभी अभी जो उसने सुना क्या वह सच है। सोने के इस हरकत पर सिद्धार्थ पहले तो उसे घूर कर देखने लगता है, पर फिर वह गहरी सांस लेते फिर अपने सर को हाँ में दिला देता है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि इसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर उसने न कहा तो पक्का या लड़की वापस से दरवाजा बंद कर लेगी और फिर दरवाजा खुलवाने बहुत ही मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। सिद्धार्थ के हाँ बोलते ही सोना तुरंत ही मुस्कुराते हुए दरवाजा खोल देती है, पर फिर वह सिद्धार्थ को धमकाते हुए बोली, आखिरी बार है जब मैं आपको माफ कर रही हूँ। अगर अगली बार से आपने कुछ भी किया या फिर आप इस तरह से बिना बताए कहीं गए तो हम आपको वापस कमरे में आने नहीं देंगे, और आपकी भी जानते हैं कि हम धमकी नहीं देते हैं। सोने के बात पर सिद्धार्थ, जो के कमरे के अंदर ही आ रहा था, उसके बदते खत्म रुक जाते हैं और वह फिर तुरंत पलट कर सोने की तरफ देखता है। तो सोना अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर बंधे हुए उसे ही गौर कर देख रही थी। सिद्धार्थ बस अपने सर को हाँ में हिला देता है। उसके बाद वह सीधा बेड की तरफ बढ़ जाता है, जहां पर उसकी बच्ची आराम से सो रही थी। पंखुड़ी को आराम से सोता हुआ देख सिद्धार्थ गहरी सांस लेता है कि अच्छा था कि यह जगी हुई नहीं थी, वरना अगर यह जगी होती तो सोने की तरह ही यह भी उसकी खटिया खड़ी कर देती। उसके बाद तो सिद्धार्थ की सारी रात इन दोनों को समझने में ही निकल जाती। सिद्धार्थ सीधा चेंजिंग रूम में जाता है और फिर वह अपने कपड़े चेंज करके बाहर आता है। फिर वह सोने की तरफ देखता है, जो अपनी जगह पर जाकर अपने आप को पूरी तरह से ब्लैंकेट से खुद को कवर किए हुए लेट चुकी थी। सोने को ब्लैंकेट से खुद को छुपाए हुए देखकर सिद्धार्थ सा गहरी सांस लेता है। उसके बाद फिर वह भी आकर पंखुड़ी के बगल में लेट जाता है और फिर एक नज़र वह उन दोनों की तरफ देखता है और हमेशा की तरह वह सबसे पहले पंखुड़ी के माथे पर और फिर हल्के से ब्लैंकेट को नीचे करके सोना के माथे पर किस करता है और अपनी जगह पर लेट जाता है। तो वही सोना सिद्धार्थ के ऐसे करने पर मुस्कुरा देती हैं और फिर एक नज़र सिद्धार्थ की तरफ देखने लगती है, जो अब तक अपनी जगह पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर चुका था। सिद्धार्थ को सोता हुआ देखकर सोना भी मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। सुबह का वक्त, सोना इस समय बाथरूम में फ्रेश हो रही थी, तो वहीं सिद्धार्थ इस समय बेड पर बैठा हुआ था और उसके सामने पंखुड़ी अपनी दोनों हाथों को अपने सीने पर बांधे हुए घुरकर सिद्धार्थ को देख रही थी। रात को सोना ने उसकी वॉट लगाई थी और अब थी बारी थी उसकी बेटी की। वही पंखुड़ी की छोटी छोटी नीली आंखें अब बड़ी बड़ी हो चुकी थी और वह घूर घूर सिद्धार्थ को देख रही थी। वही सिद्धार्थ भी अपनी बेटी को ही देख रहा था। थोड़ी देर तक यूं ही तक सिद्धार्थ को लगाकर घूरते रहने के बाद पंखुड़ी नाराजगी से बोली, डैडी यह बहुत गलत बात है, आप पहले हमें छोड़कर गए थे
उसके बाद आप फिर शाम को आए भी नहीं, और आपने कहा कि हम डिनर करके सो जाए। पंखुड़ी आपसे बहुत नाराज है, और मम्मा भी। सिद्धार्थ अपनी बेटी की बात सुनकर तुरंत ही आगे बढ़कर पंखुड़ी को अपनी गोद में उठता है, और फिर उसे अपनी गोद में अच्छी तरह से बिठाते हुए उसके छोटे से चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, इसके लिए डैडी सॉरी है बेटा, पर डैडी को कुछ अर्जेंट काम आ गया था ना, और डैडी बीच में नहीं छोड़ सकते थे ना, और डैडी को उसे काम के लिए जाना भी जरूरी था बेटा, बट प्रॉमिस करते हैं कि आज वह आप सभी को घूमने के लिए लेकर जाएंगे, ओके। सिद्धार्थ की बात सुनकर पंखुड़ी तुरंत ही खुश हो जाती है, पर अगले ही पर उसका मुंह बन जाता है, और वह अपना मुंह बनाए हुए सिद्धार्थ की तरफ देखने लगती है। तो सिद्धांत हल्के से उसके छोटे से गालों को खींचते हुए बोला, आई नो बच्चा, कि तुम क्या सोच रहे हो, यही सोच रहे हो ना कि आज तो तुम्हारे स्कूल है, पर तुम टेंशन मत लो, डैडी ने तुम्हारे स्कूल में एप्लीकेशन पहुंचा दिए है, और वैसे भी आज फ्राइडे है, कल सैटरडे, उसके बाद संडे तो छुट्टी रहेगी, इसलिए डैडी ने आज के लिए छुट्टी ले लिए, और फिर आप मंडे से अपने स्कूल को कंटिन्यू कीजिएगा, ओके। सिद्धांत के इस बात को सुनते ही पंखुड़ी एकदम से खुश हो जाती हैं और मंजूर जोर से तालियां बजाने लगती हैं। तो वही सोना जो अभी अभी बाथरूम से बाहर आई थी, वह सिद्धांत और पंखुड़ी को इस तरह से खुश होता हुआ देखकर अपनी आंखें छोटी करके सिद्धार्थ की तरफ घूरते हुए बोली, आप दोनों क्या बातें कर रहे हो, हमें भी बताए, अकेले इस तरह से बातें करना क्या सही है, और अगर आप लोगों ने मुझे शेयर नहीं किया तो फिर मैं नाराज हो जाऊंगी। सिद्धार्थ तुरंत ही अपनी नजरें उठाकर सामने देखता है, तो सामने सोना बाथरूम से बाहर आई थी। उसने इस समय बाथरोब पहन रखा था जो उसके घुटनों से थोड़ा नीचे आ रहा था, और उसके बाल पूरी तरह से भीगे हुए थे जो उसके बैक पर फैले हुए थे। वही आगे के छोटे छोटे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। सोना इस समय बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वही गर्म पानी से नहाने की वजह से उसका छोटा सा चेहरा हल्का सा गुलाबी हो गया था, जिससे वह और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। वहीं सिद्धार्थ तो जैसे सोना को इस हालत में देखकर सोना में खो ही गया था। वही सिद्धार्थ को कुछ ना बोलता हुआ देखकर अब सोना कभी चेहरा नाराजगी से फूलने लगा था, तो वही पंखुड़ी कभी अपनी मम्मा की तरफ देखती है तो कभी सिद्धार्थ की तरफ देख रही थी, और फिर वह खुशी से चहकते हुए बोली, मम्मा डैडी ने कहा है कि आज वह हमें घूमने के लिए लेकर जाएंगे। पंखुड़ी के अचानक जोर से बोलने की वजह से अचानक से जैसे सिद्धार्थ होश में आता है, और वह तुरंत ही अपनी नजरें सोने से हटाकर पंखुड़ी की तरफ देखता है, और फिर अपने चेहरे पर एक स्माइल लिए हुए सोना की तरफ देखकर अपने सर को हाँ में हिला देता है। वही पंखुड़ी की बात सुनने के बाद सोना के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, और वह पहले से ही जानती थी कि सिद्धार्थ आज उसे घूमने ले जाएगा, क्योंकि कल रात के सिद्धार्थ ने उससे कहा था कि वह आज उसे घूमने ले जाएगा। अब सोना उन दोनों की तरफ से ज्यादा ध्यान न देते हुए सीधा चेंजिंग रूम में भागती है, तो वहीं सिद्धार्थ पंखुड़ी को लेकर बाथरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ बाथरूम से बाहर आता है, तो उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर बैठे सोना पर जाती है, जो अपने बालों को सुखाने की कोशिश कर रही थी। सोना को अपने बालों में उलझा हुआ देखकर सिद्धार्थ बस गहरी सांस लेता है, और फिर पंखुड़ी को लेकर वह चेंजिंग रूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह भी चेंज करके पंखुड़ी को लिए हुए आता है। फिर वह पंखुड़ी को बेड पर बैठने के बाद सोने के पास जाकर सोना के हाथों से हेयर ड्रायर लेने के बाद वह सोने की तरफ देखते हुए बोला, वाइफी, जब तुम जानती हो कि तुम अपने बालों को नहीं ड्राई कर पाती हो तो तुम थोड़ी देर वेट क्यों नहीं कर लेती हो, मैं आ रहा था ना, बाथरूम से फ्रेश होकर उसके बाद में सूख देता है। सिद्धार्थ अब उसके बालों को सुखाने लगता है, तो वही सोना मिरर में ही सिद्धार्थ को टुकुर टुकुर देख रही थी। थोड़ी देर बाद सोना के पूरे बालों को ड्राई करने के बाद सिद्धार्थ ड्रायर को टेबल पर रखता है। उसके बाद वह सोना को अपनी तरफ टर्न करता है और टेबल पर रखे मॉइस्चराइजर को उठकर सबसे पहले वह सोना के छोटे से चेहरे पर लगता है, फिर उसके हाथों पर, और फिर वह नीचे घुटनों के बल बैठकर सोने के छोटे छोटे पैरों में वो मॉइस्चराइजर को लगाता है। सोने को अच्छी तरह से तैयार करने के बाद सिद्धार्थ उसे चेयर से उठाकर बेड पर बिठा देता है। उसके बाद वह बेड पर बैठे अपनी नन्ही सी बच्ची को अपनी गोद में उठाकर अब उसे लाकर वह चेयर पर बिठाते हैं, और फिर वह उसके बालों को ड्राई करने लगता है। पंखुड़ी के बालों को ड्राई करने के बाद सिद्धार्थ उसके छोटे छोटे बालों का बना देता है, तो वही उसके बन के आगे तो बटरफ्लाई वाले क्लिप लगा देता है, जिससे पंखुड़ी का छोटा सा क्यूट सा चेहरा और भी क्यूट लगने लगता है। सिद्धार्थ पंखुड़ी को तैयार करने के बाद उसे भी लाकर बेड पर बैठाता है। उसके बाद फिर वह खुद तैयार होने लगता है। थोड़ी देर में वह भी तैयार होने के बाद उन दोनों को ही लेकर अपने कमरे से बाहर आता है, तो नीचे हॉल में आर्यन और आदिश दोनों पहले से ही बैठे हुए थे। आदिश पूरी तरह से रेडी था, वह शायद आज स्कूल जाने के लिए रेडी हुआ था, क्योंकि वह पूरी तरह से ड्रेस अप था। आदिश को तैयार देखकर सिद्धार्थ तुरंत ही अपने कदम उन दोनों की तरह बढ़ता है, और फिर वह सोफे पर बैठाता है। फिर आदिश की तरफ देखते हुए बोली, बच्चे, आज आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, डैडी ने आपके लीव के लिए पहले ही एप्लीकेशन दे दिए हैं, तो आज आप डैडी के साथ वेकेशन पर जा रहे हैं, ओके। अपने डैडी की बात सुनने के बाद आदिश पहले सिद्धार्थ की तरफ कुछ देर तक खामोशी से देखता है,
और फिर वह अपने सर को हाँ में हिला देता है, जिसके बाद वह उठकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। तो वहीं आर्यन जो कि सोफे पर ही बैठा हुआ था वह हैरानी से सिद्धार्थ की तरफ देख रहा था। भला अब सिद्धार्थ को किस वेकेशन पर जाना था, और अगर उसे किसी वेकेशन पर जाना भी था तो उसे कैसे नहीं पता। अभी आर्यन कंफ्यूजन भरी नजरों से सिद्धार्थ की तरह देख रहा था कि तभी सिद्धार्थ उसकी तरफ देखता है और फिर वह अपने फोन को आगे करते हुए अपनी शांत आवाज में बोला, तुम ऐसे मुझे घूरना बंद करो और तुम्हें भी हमारे साथ चलना है तो तुम अपने घर जाकर आप अपनी पैकिंग कर लो, 10 बजे हमें निकालना है। आर्यन तो अभी भी हैरानी से सिद्धार्थ को देख रहा था, मतलब सिद्धार्थ को 10 बजे निकालना था और वह अब 8 बजे से बता रहा था कि उसे भी उसके साथ जाना है, मतलब वो इतनी जल्दी पैकिंग कैसे करें। अरे भाई, लड़कियों को भी यहाँ कहीं ले जाने से पहले एक दिन पहले बताना पड़ता है कि हाँ तुम्हें मेरे साथ चलना है तो अपनी पैकिंग कर लो, पर यहाँ तो वह अभी अभी बता रहा है और कह रहे कि वह इतनी जल्दी तैयार हो जाए। आर्यन के भाव को सिद्धार्थ समझ रहा था और वह जान रहा था कि इस समय उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसलिए वह उसकी तरफ देखते हुए अपनी शांत आवाज में ही बोला, अब ज्यादा सोचना बंद करो क्योंकि तुम्हें 10 बजे पूरी निकल जाना है, इसलिए अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ और पैकिंग करके जल्दी से यहाँ पर लौट कर आओ, चलो जाओ यहाँ से। सिद्धार्थ की बात सुनकर आरिश तो जैसे घूर कर सिद्धार्थ को देखता है और फिर वह उठकर से कितना डाइनिंग एरिया की तरह बैठे हुए बोला, मैं अभी कहीं नहीं जाने वाला जब तक मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर लेता। अरे यार, तुम हर आदमी भी हो कि नहीं? इस तरह से भूखे कोई किसी को अपने घर से भागता है? वैसे मैं अभी तक एक बात नहीं समझा कि तुमने इस ट्रिप के लिए हाँ कैसे कर दी, और ये तो मिस्टर जायसवाल की प्लान की हुई ट्रिप है ना? फिर क्या तुम इस पर अपनी फैमिली को, मतलब भाभी को और बच्चों को भी ले जाना चाहते हो? आर्यन के सवाल पर पहले तो सिद्धार्थ कुछ पल शांत रहती हैं और फिर वह मिसेज जायसवाल के उसके मेल को याद करते हुए आर्यन की तरफ देखते हुए बोला, मैं लेकर तो नहीं जाना चाहता था पर क्योंकि ये 2 दिन का ट्रिप है और इन 2 दिनों में शायद ही मुझे घर आने का टाइम मिले, इस वजह से मैं इन्हें यहाँ पर अकेला छोड़कर भी नहीं जा सकता, और फिर अगर मैं अकेला छोड़कर गया भी तो ये लोग मुझे जाने नहीं देंगे, और मिसेज जायसवाल की रिक्वेस्ट है कि मैं सोना और बच्चों के साथ वहां पर लेकर आऊं ताकि मिसेज जायसवाल सोना के साथ थोड़ी बहुत घुल मिल सके क्योंकि उन्हें सोना अच्छी लगती है। सिद्धार्थ के इस बात को सुनने के बाद आर्यन हल्के से मुस्कुराता है और फिर वह आकर अपने चेयर पर बैठे हुए वहीं से थोड़ी तेज आवाज में बोला, वो अच्छा तो ये बात है तो तुम मिसेज जायसवाल को अच्छा लगे इसलिए तू भाभी को लेकर जाना चाहता है, तो क्या अगर किसी को भी भाभी से किसी से मिलना हो तो तू ले जाकर भाभी से उसे घूलने मिलने देगा? आर्यन की यह बात जैसे ही सिद्धार्थ के कानों में जाती है, सिद्धार्थ घूरकर आर्यन की तरफ देखता है। वही आर्यन जो कि सिद्धार्थ की तरफ देखता नहीं रहा था पर वह उसकी घूरती हुई नजरों को जरूर महसूस कर चुका था, और आर्यन सिद्धार्थ की नजरों को महसूस करते हुए बस अपने सर को ना में हिला देता है। सिद्धार्थ अभी उसे घूर रहा था, वही सोना जो कि सिद्धार्थ को ही देख रही थी वह भी अपनी जगह से उठाते हुए आप डाइनिंग एरिया की तरफ जाते हुए बोली, अब उन्हें घूरना बंद भी कीजिए और चलिए चलकर ब्रेकफास्ट कर लीजिए। इतना कहकर सोना पंखुड़ी का हाथ पकड़ती है और फिर वो उसे लेकर सीधा डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ जाती है। वही सिद्धार्थ भी सोना के पीछे पीछे उठता है और फिर वह भी आकर डाइनिंग एरिया में अपने चेयर पर बैठ जाता है। इधर आरिश भी अब तक अपने कपड़े चेंज करके आ चुका था। सभी के डाइनिंग एरिया में बैठने के बाद में इन सभी को खाना सर्व करती है, उसके बाद वो वहां से चली जाती है और सभी अपना ब्रेकफास्ट करना शुरू कर देती हैं। दूसरी तरफ आरिश इस समय अपने कमरे में तैयार हो रहा था, वो अभी अपने बालों को ड्राई कर ही रहा था कि तभी उसका फोन रिंग करने लगता है। पहले तो आरिश इग्नोर कर देता है पर जब लगातार उसके फोन पर कॉल आने शुरू हो जाते हैं तो मजबूरन आरिश को चलकर बेड के पास आना पड़ता है क्योंकि आज उसका फोन इस समय बेड पर ही रखा हुआ था। आरिश जैसे ही फोन पर आ रहे कॉलिंग नंबर को देखता है वो तुरंत ही अपना फोन उठाकर अपने कानों से लगा लेता है। तो वहीं दूसरी तरफ से राघव की आवाज उसके कानों में पड़ते हैं, मिस्टर जायसवाल का मेल आया है और वह चाहते हैं कि आप कुछ दिनों के लिए उनके साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर रहे और उनके वेकेशन में ज्वाइन करें। आर्यन की बातें सुनकर पहले तो सिद्धार्थ घनकर अपने फोन की तरफ देखते हैं कि तभी दूसरी तरफ से राघव फिर से बोलता है, सर मिस्टर जायसवाल ने सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि सिद्धार्थ सिंघानिया को भी इस वेकेशन पर इनवाइट किया है और शायद पूरी फैमिली भी आने वाली है, पर मैं कंफर्म तो नहीं हूं, पर उन्होंने ऐसा मेल में खुद लिख कर भेजा है। सिद्धार्थ सिंघानिया ने उनके इस वेकेशन को ज्वाइन करने के लिए एग्री किया है तो वह चाहते हैं कि आप भी इसे ज्वाइन करें। कुछ पल को खामोश रहता है और फिर वो बस हूं करके कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। आरिश कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद अपने फोन को वापस से बेड पर रखता है और फिर वह सोचने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए। अभी यह आरिश इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी वह देखता है कि उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। वह तुरंत ही उसे नोटिफिकेशन को ऑन करके देखता है तो देखता है राघव ने मिस्टर जायसवाल के किए हुए मेल को से फॉरवर्ड किया था, जिसे देखने के बाद सिद्धार्थ बस गहरी सांस लेता है
और फिर वो वापस से जाकर तैयार होने लगता है। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ तैयार होकर लिविंग रूम में आता है तो देखता है कि उसकी माँ पहले से ही ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठी हुई है, शायद उसी का इंतजार कर रही थी। पर बैठता है और फिर अपनी माँ की तरफ देखने लगता है तो वही नूर जी भी उसकी तरफ से देख रही थी और इसमें अपनी तरफ देखता हुआ देखकर आंखों में सवाल झलकने लगते हैं, जिसे देखकर अपने सामने लगे हुए ब्रेकफास्ट के एक बाइट लेते हुए अपनी धीमी सी आवाज में बोला, वो मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना होगा, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं 2 दिनों के अंदर वापस यहीं पर आऊंगा। इस बार मैं डार्क पैलेस नहीं जाऊंगा, ओके। नूर जी आरिश की बातें सुन रही थी। वह आरिश के बात को सुनने के बाद तुरंत है सवाल करती है, अचानक से कहाँ जा रहे हो तुम? अपनी माँ के सवाल पर आरिश अपनी माँ की तरफ देखता है और फिर वो अपने शांत आवाज में ही बोला, माँ मैं आपको बताया था ना कि मैं मिस्टर जायसवाल के साथ एक डील फाइनल की है, वह रिजॉर्ट वाली, बस उसे ही बनवाना है। तो उसके कंस्ट्रक्शन एरिया में शायद कोई इशू आ रही है जिसकी वजह से मिस्टर जायसवाल ने वहां पर ही एक वेकेशन प्लान किया है। फैमिली के लिए एक ट्रिप हो जाएगी और हमारा काम भी हो जाएगा, तो वह चाहते हैं कि मैं उन्हें ज्वाइन करूं और वहीं से उसे कंस्ट्रक्शन एरिया के सारे डॉक्यूमेंट और सारे इक्विपमेंट को अवेलेबल करवाओ, तो मुझे थोड़ा उधर ही जाना है। आरिश की बात सुनकर नूर जी अपने सिर को हिलते हैं और फिर वह अपना ब्रेकफास्ट करते हुए बोली, अच्छा ठीक है, पर अपना ख्याल रखना है। जिसके बाद दोनों खामोशी से अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद आरिश के सामने आकर मुझे के छोटे से चेहरे को अपने हथेलियां में थमते हुए उनके माथे पर किसे करता है और फिर वह पैलेस से बाहर जाते हुए बोला, माँ आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं जल्दी नहीं आऊंगा, ओके। और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे तुरंत फोन कर दीजिएगा, और अगर मैं कॉल रिसीव न भी करूं तो आप राघव को कॉल कर दीजिएगा, वह आपको जो भी चाहिए होगा लाकर दे देगा। नूर जी बस अपने सर को हाँ में हिला देता है, जिसके बाद वहां से चला जाता है। अपने कमरे में चली आती है क्योंकि मिस्टर आर्यन अब तक यहाँ थे नहीं, जिसके वजह से वह इस पूरे विला में इस समय अकेली थी। और वह अपने कमरे में आने के बाद विंडो के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और फिर विंडो से बाहर देखने लगती है। बाहर का मौसम अब काफी ज्यादा ठंडा करने लगा था और ठंड तो इतनी ज्यादा कि सोच भी नहीं सकता था। मुंबई कोई मौसम का तो कोई भरोसा नहीं है। मुंबई में कोई पता ही नहीं चलता, कभी अचानक से बारिश तो कभी अचानक से ठंड तो कभी इतनी गर्मी के बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाए। और वही हाल अभी हो रहा था। आज तो धूप का नाम और निशाना कहीं बाहर नजर नहीं आ रहा था, ऊपर से ठंड भी काफी ज्यादा था। सीधा अपने ऑफिस आता है और वह सबसे पहले अपने केबिन में जाता है। अपने केबिन में आने के बाद हर दिन की तरह वह आर्या की तस्वीर की तरफ देखते हुए हल्के से मुस्कुराकर आर्या को गुड मॉर्निंग विश करता है। उसके बाद ही वह जाकर अपने चेयर पर बैठता है और अपने चेयर पर बैठने के बाद में तुरंत ही अपना लैपटॉप ऑन करता है और फिर वह अपने डॉक्यूमेंट को चेक करने लगता है। थोड़ी देर तक आरिश काम में ही बिजी रह जाता है। तभी दूसरी तरफ से उसे एक बार फिर से राघव का कॉल आता है, जिसकी वजह से आरिश अपने कामों की दुनिया से बाहर आता है और वह राघव के कॉल को देखकर गहरी सांस लेता है, क्योंकि वह जानता था कि राघव ने उसे क्यों कॉल किया है। आरिश तुरंत ही कॉल रिसीव करता है और फिर वह बिना राघव को बोलने का मौका दिए हुए ही बोला, मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर वेट करो। इतना कहकर मैं अपने लैपटॉप को बंद करता है और फिर वह अपनी जगह से उठाते हुए जाकर आर्या के एक बड़े से पोस्ट के सामने खड़े हो जाता है और फिर वह धीरे से आर्या के उसे पोस्ट पर अपने हाथ फिराता है और हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, आई मिस यू वाइफी, पर मैं जल्द ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ, इंतजार करना। उसे पोस्टर पर आर्या के चेहरे पर हल्के किस करता है और फिर वह मुस्कुराते हुए अपने केबिन से बाहर चला आता है। इधर राघव जो कि कार में है इंतजार कर रहा था, वह बार बार ऑफिस के दरवाजे को ही देख रहा था। इधर आरिश ने कहा तो दिया था कि वह आ रहा है और उसके बोले हुए 10 मिनट से ज्यादा हो चुका था, पर वह अब तक बाहर नहीं आया था। और आरिश के प्राइवेट लिफ्ट की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि उसे 2 मिनट नहीं लगते थे फ्लो से नीचे आने में, और एक बार ग्राउंड फ्लो पर आने के बाद तो 10 कदम की दूरी पर यह गेट था। फिर आरिश को कहाँ देर हो रही थी। अभी राघव फिर से कॉल करने ही वाला था कि वह कुछ सोचकर वापस से फोन को बंद करके रख देता है और अपनी नजरें दरवाजे पर ही दिखा देता है, क्योंकि अगर इस बार उसने कॉल किया तो पक्का आरिश से उसे डांट सुनेगा। इधर आरिश जो कि अभी अभी अपने केबिन से बाहर आया था, वो सीधा अपने प्राइवेट लिफ्ट में जाता है और वो सीधा ग्राउंड फ्लो का बटन प्रेस कर देता है। थोड़ी देर में आज उसकी लेफ्ट ग्राउंड फ्लो पर आकर रुकती है। आरिश तुरंत ही अपने लिफ्ट से बाहर आता है और फिर वह सीधा ऑफिस से बाहर निकल जाता है। वह जैसे ही बाहर आता है, वह देखता है उसकी कार पहले से ही तैयार बाहर खड़ी थी। जैसे ही आरिश कार के पास पहुंचता है, ड्राइवर तुरंत ही कार से बाहर आकर आरिश के लिए दरवाजा खोलता है। आरिश कार के अंदर बैठ जाता है। उसके बैठने के बाद ड्राइवर वापस से अपनी जगह पर आकर बैठता है और फिर कार को स्टार्ट कर देता है और कार मंजिल के ओर बढ़ जाते हैं। इधर राघव के नज़ारे रियर व्यू मिरर पर आरिश के ऊपर ही टिकी हुई थी।
ये आदमी खुद तो सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकल आया था और इसने उसे भेज दिया था। वह उसके पैक किए हुए सामान को लाने गया था। क्या वह कोई कुली था? पर वह अपना दुख इस इंसान के पास जाहिर भी नहीं कर सकता था, क्योंकि इस इंसान के मुंह से एक ही बात निकलती है कि अगर तुम्हें नहीं करना है तो सीधा रिजाइन कर दो। और इस बात को सुनने के बाद तो कभी कभी राघव का मन करता है कि वह आरिश का सिर्फ फोड़ दे, पर सिर्फ उसका मन ही कर सकता था, वह हकीकत में ऐसा नहीं कर सकता था। थोड़ी देर में आरिश की कार कंस्ट्रक्शन एरिया में आकर रुकती है। आरिश अपने कार से बाहर आता है। अभी आरिश अपने कार से बाहर आया ही था कि तभी उसकी नज़र सामने से आगे सिद्धार्थ के कार पर चली जाती है, जिसे सिद्धार्थ खुद ही ड्राइव कर रहा था। तो वही उसके बगल में ही सोना नजर आ जाती है। उन दोनों को ही देखकर आरिश अपने कदम रोक लेता है। तो वहीं सिद्धार्थ पर आरिश को देखकर गहरी सांस लेता है और अपने कार को नीचे ही पार्क करते हुए वह भी कार से बाहर आता है और दूसरी तरफ जाकर बस सोना के लिए कार का दरवाजा खोलता है। इधर बच्चों को खुद ही कार का दरवाजा खोलकर बाहर आ चुके थे। सिद्धार्थ सोना और बच्चों के साथ चलते हुए आता है और आरिश के सामने आकर रुकता है। वही आरिश एक नज़र सबकी तरफ देखता है और फिर सिद्धार्थ की तरफ अपने हाथों को बढ़ाता है, तो सिद्धार्थ भी अपने हाथों को बढ़ाकर दोनों ही आपस में हाथ मिलाते हैं। उसके बाद फिर सिद्धार्थ इधर उधर नजरें घूमते हुए आर्यन से सवाल करता है, क्या मिस्टर जायसवाल अब तक आए नहीं है? उनकी कार कहीं नजर नहीं आ रही है। सिद्धार्थ के सवाल को सुनकर आरिश भी अपनी नज़र घूमता है और फिर वह अपने कंधे उचका देता है, जैसे उसे नहीं पता कि मिस्टर जायसवाल आए हैं कि नहीं, क्योंकि वह अभी अभी खुद ही आ रहा था। आरिश के ऐसे रिएक्शन को देखकर सिद्धार्थ गहरी सांस लेता है और फिर वह आगे की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। वहीं अब आरिश अपनी नज़रें सोना के ऊपर डालता है, तो सोना उसे ही देख रही थी। सोना को अपनी तरफ देखता हुआ देखकर उसे देखने लगता है, तो सोना मुस्कुराते हुए तुरंत उसकी तरफ हाथ बढ़ा देती है, जिसे देखकर पहले तो आरिश कुछ पल को खामोशी से खड़ा रहता है और फिर वो मुस्कुराते हुए अपने हाथों को बढ़ाता है और सोने से हाथ मिलाते हुए बोला, हेलो बटरफ्लाई। आरिश के ऐसा कहने पर सोना अपने सर को जल्दी जल्दी से हाँ हिला देती है। दोनों बच्चे भी सोना के साथ ही खड़े थे। वही आरिश तो घूर घूर कर आरिश को देख रहा था और इधर पंखुड़ी अपनी चमकती आंखों से आरिश को देख रही थी। पंखुड़ी तुरंत अपने नन्हे नन्हे कदमों से आगे बढ़ाती है और वह आरिश के सामने आते हुए अपने दोनों छोटे छोटे हाथों को आगे बढ़ा देती है, जिसे देखकर आरिश पहले नासमझी उसकी तरफ देखता है, पर जब पंखुड़ी जाकर उसके पैरों से लिपट जाती है तब जाकर आरिश मुस्कुराते हुए उसे अपने गोद में उठा लेता है। आरिश पंखुड़ी को अपनी गोद में उठाकर उसके छोटे से चेहरे को धीरे से टच करता है और फिर उसके गालों पर किस करते हुए बोला, सो माय लिटिल बेबी, कैसी हो? आरिश के सवाल पर अपने चमकती आंखों से आदेश की तरफ देखते हैं और फिर अपने छोटे से सर को जल्दी जल्दी से हाँ में हिलाते हुए बोली, पंखुड़ी बिल्कुल ठीक है अंकल। पंखुड़ी के जवाब पर आरिश अपने सर को हाँ में हिलाता है। उसके बाद फिर वो आरिश मुस्करा देता है। इधर सिद्धार्थ था, जो कि काफी आगे से देखकर आ चुका था। मिस्टर जायसवाल के कार कहीं पर नजर नहीं आ रही थी। वह आरिश के पास आता है और फिर एक नज़र और इसी तरफ देखते हुए बोला, आई थिंक उन्हें आने में शायद लेट होगी, हमें ऊपर जाना चाहिए। सिद्धार्थ के इस बात पर आरिश एक नज़र सोना और पंखुड़ी की तरफ देखा है और फिर सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए अपने सर को हाँ में हिला देता है। इधर उसके पीछे खड़े राघव और आर्यन दोनों ही लाचारी से उन दोनों की तरफ देख रहे थे। उन दोनों के ही कंडीशन बिल्कुल एक जैसी थी। उन दोनों ने ही इन दोनों ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। उन दोनों ऐसे लग रहे थे मानो किसी की शादी में वह दोनों बिन बुलाए मेहमान हो। वह दोनों ही एक दूसरे के तरफ देखते हैं और एक दूसरे को अपनी आंखों से ही इशारा करते हुए एक दूसरे को दिलासा देते हैं और फिर आरिश और सिद्धार्थ के साथ साथ अपने कदम ऊपर की तरफ बढ़ा देते हैं। वही सिद्धार्थ ने आदिश को अपनी गोद में लेना चाहता, पर आदिश ने ये कहकर मना कर दिया था कि वो खुद ही ऊपर चढ़ सकता है। वही सोना सिद्धार्थ के हाथों को पकड़े हुए ऊपर चल रही थी, तो इधर पंखुड़ी आरिश से लिपटे हुई थी और वह उसकी गोद में ही थी। आरिश उसे अपनी गोद में लिए हुए ही ऊपर चल रहा था। कुछ देर में सभी ऊपर आते हैं जहां कल आरिश और सिद्धार्थ दोनों ही आए हुए थे। वह दोनों आते हैं और इधर उधर अपने नज़र घूमते हैं, तो कुछ ही दूरी पर उन्हें एक कॉटेज नजर आ जाता है, जो शायद इंस्टेंटली तैयार किया गया था, क्योंकि कल तक यहाँ पर कोई भी कॉटेज नहीं था। सिद्धार्थ और आरिश दोनों ही अपने कदम और बढ़ा देते हैं। उनके पीछे पीछे सभी चले आते हैं। सिद्धार्थ कॉटेज का दरवाजा खोलता है तो सामने ही हॉल में एक सोफा सेट और एक कॉफी टेबल नजर आ जाता है। उसे देखने के बाद सिद्धार्थ इतना तो समझ जाता है कि यह मिस्टर जायसवाल ने ही रेडी करवाया हुआ होगा। ये कॉटेज ज्यादा बड़ा तो नहीं था, पर हाँ यहाँ पर सभी के अलग अलग रूम थे, क्योंकि हर तरफ जिधर भी नजरें घुमाओ रूम नजर आ रहे थे। सिद्धार्थ एक रूम की तरफ इशारा कहते हुए आरिश से बोला, आज आप उस रूम में रह सकते हैं। तो वही आरिश भी अपनी नजरें हर तरफ घूम रहा था। सिद्धार्थ आर्यन और राघव को भी एक रूम की तरफ इशारा करते हुए उन दोनों को भी रूम में भेज देता। उसके बाद में आदिश और सोना को लेकर अपने कमरे में चला जाता है,
क्योंकि पंखुड़ी पहले ही आरिश के साथ उसके कमरे में जा चुकी थी। इधर सिद्धार्थ कमरे में आने के बाद सोना और आरिश को कमरे में ही रहने को कहता है और उसके बाद खुद वह कमरे से बाहर चला आता है और अपनी नज़र हर तरफ घूमने के बाद वह सीधा कॉटेज से बाहर चला जाता है। सिद्धार्थ जैसे ही कॉटेज से बाहर आता है वैसे ही उसकी नज़र सामने से आ रहे मिस्टर जायसवाल और मिसेज जायसवाल के ऊपर चले जाते हैं। उन दोनों को अभी अभी आया हुआ देखकर सिद्धार्थ हल्के स्माइल करता है और फिर अपनी जगह पर ही रुककर उन्हें अपने पास आने का इंतजार करने लगता है। वही मिस्टर जायसवाल और मिसेज जायसवाल उनके पास पहुंचते हैं तो मिस्टर जायसवाल मिसेज जायसवाल को अंदर जाने का इशारा करते हैं और खुद सिद्धार्थ की तरफ देखते हैं। बोले, हेलो मिस्टर सिंघानिया, हमें तो लगा था कि आप लेट आएंगे पर आप तो हमसे पहले ही आकर यहाँ पर हमारे इंतजार कर रहे हैं। लेट से आने के लिए माफ़ी चाहते हैं पर रास्ते में ही हमारी गाड़ी खराब हो गई थी जिसकी वजह से हमें यहाँ पहुँचने में लेट हो गया। वैसे आपको तो यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? सिद्धार्थ अपने सर को नाम हिला देता है और फिर उन्हें के साथ ही वापस से कॉटेज अंदर आता है। जिसके बाद फिर कोई सेंटर वाला कैमरा जो सिद्धार्थ ने उनके लिए छोड़ रखा था उस कमरे की तरफ इशारा करते हुए सिद्धार्थ बोला, आप उस कमरे में रुक जाए क्योंकि साइड वाले कॉर्नर वाले रूम में मिस्टर आर्यन रुके हैं, वही उसके बगल वाले में मिस्टर आर्यन के असिस्टेंट है और इधर के कॉर्नर वाले रूम में मेरी वाइफ और मेरे बच्चे रुके हुए हैं और उसके बगल वाले में आर्यन रुका है और यह जो सबसे बड़ा है, आप इस कमरे रह ले। सिद्धार्थ की बात सुनकर मिस्टर जायसवाल तुरंत ही अग्री करते में बोले, हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, अच्छा हुआ जो आप लोग पहले ही आ गए। वैसे ये हमने कल रात को तैयार करवाया था, आपने इसे पूरी तरह से देखा तो लिया है ना? कोई इशू तो नहीं है? मिस्टर जायसवाल के ऐसे पूछने पर सिद्धार्थ तुरंत अपने सर को ना में हिलाते हुए बोला, नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है, यहाँ पर हर चीज़ सही है, बस हमें अभी चलकर एक बार साइट को देख लेना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग हम काम स्टार्ट करवा सकते हैं क्योंकि ज़्यादा दिन रुकना तो यहाँ पर रहना सही नहीं होगा और फिर बच्चों का स्कूल भी एब्सेंट होगा जो जिसके लिए बच्चे बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। सो अगर आज ही कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर देख लिया जाए तो अच्छा होगा। सिद्धार्थ के बाद पर मिस्टर जायसवाल तुरंत ही अपने सर को हाँ हिलते हैं और फिर मिस्टर जायसवाल अपने कमरे में चले जाते हैं तो इधर सिद्धार्थ भी अपने कमरे में चला आता है। कुछ देर बाद सिद्धार्थ और आरिश दोनों ही अपने कमरे से बाहर आते हैं। वह दोनों जैसे ही बाहर आते ही हॉल में ही मिस्टर जायसवाल बैठे हुए था तो वह उनके साथ बाहर साइट एरिया में चले जाते हैं। वहीं सोना थोड़ी देर बाद बाहर आती हैं तो उसे मिसेज जायसवाल अपने कमरे की तरफ आते दिखाई दे देते हैं। जैसे ही सोना की नज़र उन पर जाती है वो मुस्कुराते हुए उनकी तरफ कदम बढ़ा देती है तो मिसेज जायसवाल भी मुस्कुराते हुए सोने की तरफ ही आ जाती हैं। वहीं दोनों बच्चे भी सोने के पास पहुंच चुके थे। अब मिसेज जायसवाल सोने के साथ कॉटेज से बाहर चली आती है चूंकि कॉटेज के बाहर बहुत से घूमने की जगह थी और यह चूंकि हिल एरिया थी जिसकी वजह से ऊपर पहाड़ों पर बहुत ही खूबसूरत से फूल के अलग अलग वैरायटीज और बहुत ही यूनिक वैरायटीज भी दिख रहे थे जिस वह सभी देखते हुए आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। तो इधर सिद्धार्थ, आरिश, आर्यन और राघव सभी साइड एरिया को देख रहे थे। वहां पर बहुत सारे लेबर्स काम पर लगे हुए थे और बहुत सी जगह पर इस तरह से ढलान थी कि वहां पर जब तक मरम्मत नहीं की जा सकती थी वहां पर कुछ भी बिल्ड करना बहुत ही मुश्किल होने वाला था, जिसकी वजह से सिद्धार्थ सबसे पहले उसे जगह को मिट्टी से भरने को कहता है ताकि जब तक वह लेवल में ना आ जाए तब तक उसे पर किसी भी तरह का कोई काम ना हो। वहां पर सभी अपने अपने काम में इतने गुम हो जाते हैं कि देखते ही शाम हो जाती है और किसी को इस चीज़ का एहसास तक नहीं होता। वही आरिश, सिद्धार्थ जैसे हैं उन सभी का काम से ध्यान हटता है, उनकी नज़र सीधा टाइम पर जाती और टाइम को देखते हैं उन सब की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती है क्योंकि इस समय शाम के 6:30 बजने जा रहे थे और उन लोगों ने अपना लंच भी नहीं किया था और अब उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उनके ऊपर ठंडे पानी को उड़ेल दिया हो। सभी के चेहरे के स्पेशल बहुत ही ज़्यादा अजीब हो गए थे। सिद्धार्थ और आरिश के दिमाग में एक ख्याल आ रहा था कि सोना और बच्चों ने कुछ खाया होगा कि नहीं। वही मिस्टर जायसवाल भी कामों में इतना ज़्यादा हो गए थे कि उन्हें भी टाइम का कुछ आता पता नहीं चलता है और वह भी जब फ्री होते हैं तो टाइम को देखकर वह भी चौंक जाते हैं और वह फिर तुरंत सिद्धार्थ और आरिश की तरफ देखते हैं और फिर उन लोगों से चलने को इंसिस्ट करते हैं, जिसके जवाब में सिद्धार्थ तुरंत उनके साथ वापस लौट आते हैं। वह सभी जैसे ही कॉटेज में अपने कदम रखते हैं उन सभी के कानों में हंसने और खिलखिलाने की आवाज़ गूंजती है। सोना के हंसने की आवाज़ सुनते ही सिद्धार्थ और आरिश दोनों के ही आंखें एक सुकून के साथ बंद हो जाती हैं। वहीं सिद्धार्थ आंखों में बेहद प्यार लिए हुए कॉटेज अंदर आता है। उसे अपने सामने सोफे पर बैठे अपनी छोटी सी प्यारी सी बीवी नजर आ जाती है जो कि मिसेज जायसवाल के साथ कुछ बातें करते हुए हंस रही थी। इस तरह की और भी अच्छी स्टोरी सुनने के लिए PR नोवेल स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।